बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों में इजाफा हो रहा है, तो हमने ये देखा कि फॉग में भी इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद धुंध है और मोटरवे पर तो इतनी धुंध के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर मोटरवे को बंद कर दिया गया। बिल्कुल हद-ए-निगाह सफ़र हो गई और फिर मोटरवे को बंद भी किया गया और एक अफसोसनाक हादसा भी पेश आया, जिसके मनाज़र अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये सियालकोट मोटरवे के करीब ये इंसिडेंट पेश आया। तो खुदारा जब भी आप धुंध में ट्रैवल करें, एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें या मुसलसल इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑन रखें। पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध थी, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, रात तक कोई ऐसा सिनेरियो लग नहीं रहा था कि अचानक ही आप जब सब उठे हैं तो हर तरफ सिर्फ धुंधी थी। और ड्राइव करना, इवन विद इन सिटी जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं आज सुबह आते हुए भी देख रही थी, मुझे लगता है उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। लोग जल्दी के चक्कर में, जल्दबाजी में हादसे का शिकार। एग्जैक्टली, जल्दबाजी इतनी भी मैंने देखी कि लास्ट ईयर के कुछ मुझे याद आए जब मैंने सुबह देखा कि मोटरवे पर हादसा हुआ है कि जब मोटरवे पर जा रहे होते हैं तो हम तो किसी ऐसे बड़े किसी व्हीकल का वेट कर रहे होते हैं कि कोई आए तो ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तेजी से गुजरते हैं, राइट साइड पर तेजी से गुजरते हैं। लेकिन फॉग सबके लिए, एहतियात भी सबको करनी चाहिए और अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। तो अपना ख्याल खुद रखें और इसकी वजह से कई और जाने भी जा सकती हैं। तो इसलिए जो इन दिनों हालात हैं, एक दफ़ा फिर फॉग की वजह से एहतियात ज़रूर कीजिए। और आने वाले दिनों में मौसम मजीद शदीद हो जाएगा, तो अभी से अगर फॉग लाइट्स नहीं है तो ज़रूर जाकर लगवाएं। इसी के साथ कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और भी बहुत कुछ है जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटों में वायरस मजीद 55 जाने ले गया। हलाकतों की तादाद 8,260 हो गई। मजीद 3262 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में 331 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। सदर मुमलिकत की अपील पर आज यौम दुआया मनाया जाएगा। नमाज जुमा के बाद मुल्क भर की मसाजिद में कोरोना से बचाव की दुआएं मांगी जाएंगी। कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में 10 निकाती एजेंडा पेश। इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पसमानदा मुल्कों के कर्जे माफ़ किए जाएँ, $500 अरब का खुसूसी फ़ंड मुख्तस किया जाए और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए रियायती कर्जों की सहूलत भी दी जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का राता है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को दुनिया ने संजीदगी से लिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू। कहा, 5 अगस्त के बाद भारत की पोजीशन कमजोर है। भारत को किसी भी एडवेंचर का पहले की तरह जवाब मिलेगा। CPEC के खिलाफ हर भारतीय साजिश नाकाम बनाएंगे। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। लाहौर वालों को रुकावटें हटाना आती हैं। हुकूमत ने रुकावट डाली तो खुद जिम्मेदार होगी। PDM के पास लाहौर जलसे के बाद इज्तिमाई इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और मुल्क के लिए एहतजाज का ऑप्शन है। 8 दिसंबर को PDM क़यादत आइंदा के लाहे-ए-अमल का फैसला करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हमारा मुतालबा फर्द की तब्दीली नहीं, निज़ाम की तब्दीली है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अफगान हुकूमत और तालिबान में अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तहरीरी मुआहदा। जंग बंदी पर बातचीत अगले मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल। कोरोना वबा की वजह से शोबिज़ इंडस्ट्री की हालत ज़ार बर्बाद करेंगे मारूफ कॉमेडियन शकील सदी की इस आज के प्रोग्राम में। और अजरक दुनिया भर में सिंध की सकाफत की पहचान बन गई। सकाफती रंगों से तैयार अजरक का कोई जवाब नहीं। हैदराबाद में सिंध की कल्चर डे के करीब आते ही अजरक की तैयारी में तेजी आ गई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिन भर कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं तो कहीं मीडिया टॉक हो रही होती है। सो कल दिन भर होने वाली मुख्तलिफ बयानात के हवाले से आपको ये दिखाते हैं। मिल पर बहुत सारे लोगों की नजरें हैं, जो माफियाज हैं उनकी नजरें हैं। वो स्टील मिल से ज्यादा स्टील मिल की जो जमीन है उस पर इनकी नजरें हैं, वो इसको हड़प करना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें मिलकर आपस में डायलॉग कर ले और एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल बना ले। जो मीटिंग थी वो एग्रीकल्चर पे थी। हम सीड को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हम पेस्टिसाइड को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम कॉटन की, वीट की यील्ड कैसे बेहतर कर सकते हैं,
हम किस तरीके से अपनी एग्रीकल्चर जो है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें सब ऑप्शन मौजूद लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। जी 8 तारीख को इजलास हो रहा है, सरप्राइज इजलास पीडीएम का, अच्छा, उसमें अगले फैसले होंगे। तो इस वक्त जो सिचुएशन आपने देखी है ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या फिर अपोजिशन की तरफ से। और जो एक ज़्यादा चीज़ नज़र आ रही है वो पीडीएम के हवाले से जो इजलास हो रहे हैं, फिर आइंदा आने वाला लाहिमल, इस पर गुफ्तगू खासी ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, आपने देखा सिराजुल हक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, सईद गनी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, शाहिद खान अब्बासी गवर्नर पंजाब, तो मुख्तलिफ जगहों पर ये बातचीत होती रही। लेकिन कल एक अहम खिताब हुआ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किया। कोरोना से निपटने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 10 नकाती एजेंडा जो उस खिताब के दौरान पेश किया है उसकी खूब तारीफ़ की जा रही है। बिल्कुल, रात को 12:15 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक करीब इसके ये खिताब शुरू हुआ और आलमी वबा कोरोना के वायरस से गरीब ममालिक ज़्यादा मुतासर हुए। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि वो मईशत को संभाला देने के काबिल इस वक्त नहीं है। ये तमाम ममालिक इनकी सपोर्ट की जाए, वबा के खात्मे तक इनके कर्जे भी मौखर किए जाएं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कोरोना वबा दूसरी जंग अजीम के बाद एक संजीदा मसला है और इससे गरीब ममालिक मुतासर हुए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना से निपटने के लिए संजीदा इकदाम करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से निपटने के लिए ये जो 10 नकाती एजेंडा है इस पर गौर व गौस किया जाए और मुमकिन हो तो अमल दरामद भी हो सकेगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हमें मुश्तरका कोशिशें भी करना होंगी। तरक्की पजीर मुल्क तरक्की की शरह में इजाफे के लिए फ़ंड्स अदा करें क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ, इस तरह बहुत से ममालिक को नुकसान हुआ है। और ये भी कहा कि पसमानदा मुल्कों के कर्जे मुआफ़ भी किए जाएँ। $500 अरब का उन्होंने कहा कि खुसूसी फ़ंड मुख्तस किया जाए जो कि गरीब ममालिक की मदद के लिए ही हो। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए रियायती कर्जों की सहूलत भी दी जाए। बिल्कुल, और ये बात तो वज़ीर आज़म साहब पहली वेव के दौरान भी बार बार रेस कर रहे थे कि जो मुआशी और इक्तिसादी नुकसान हो रहा है कोरोना के बायस, उसमें जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वरना मुल्क की न सिर्फ किसी एक मुल्क की बल्कि दुनियावी मईशत जो है वो बैठ जाएगी। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए रियायती कर्ज़ों की सहूलत दी जाए। तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग का भी मुतालबा किया और साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि कम शरह पर कलील मुद्दती कर्जे फराहम किए जाएँ ताकि जो डिस्टेबल सिचुएशन है इकानमी की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उसको स्टेबिलिटी की तरफ वापस लाया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तरक्की में मुआवनत के हवाले से वादों पर अमल दरामद किए जाएँ जो कि वादे किए भी गए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, उन पर अभी अमल दरामद उस तरह से प्रॉपर नहीं हो सका। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में उन्होंने कहा कि सालाना 15 खरब डॉलर की सरमायाकारी भी की जाए और मौसमियाती तब्दीली के लिए सालाना $100 अरब का हदफ भी यकीनी बनाया जाए। ये हदफ है जिसको यकीनी बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तरक्की पजीर मुल्कों से रकम का गैर कानूनी इनखला रोकने के लिए इकदाम होने चाहिए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आता है और इस पर भी खूब बात करते रहते हैं। बिल्कुल, आई थिंक दीज आर वन ऑफ हिज फेवरेट टॉपिक्स, वो चाहे एनवायरनमेंट के हवाले से हो, वेदर चेंज के हवाले से हो, इकॉनमी हो और मनी लॉन्ड्रिंग हो। बदउनवान सियासतदानों और जराइम पेशा अफराद की लूटी हुई रकम वापस लाई जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम को असर नौ तामीर की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक मसाइल के हल के लिए तरजीही इकदाम करें और कर्ज़ों की अदायगी के तातुल पर उन्होंने एंड पर G20 का शुक्रिया भी अदा किया जो कि पहली उनकी डिमांड और रिक्वेस्ट थी जिसको मान लिया गया था और फिर G20 ने उन तमाम कंट्रीज़ को सपोर्ट फराहम की जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही इस पूरे कोविड पीरियड के दौरान। और अब आगे भी अब चूँकि सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा लीथल हो रही है, बहुत ज़्यादा केसेस दोबारा से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं जो इनिशियली कोरोना के दिनों में हुए थे, तो उस वक्त भी ज़रूरत थी जो सपोर्ट फराहम की गई और अब भी ज़रूरत है और सपोर्ट फराहम की जानी चाहिए। और इसके अलावा जहाँ पर वादे भी किए गए अगर उन पर वफा नहीं किया गया और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई तो उसका भी अभी वक्त है कि इस पर भी किया जाए। ऐसा भी उन्होंने कहा कि 10 निकाती एजेंडा था जो कि वज़ीर आज़म ने पेश किया है, इसकी इंपॉर्टेंस अपनी हद तक बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ चूँकि पाकिस्तान में भी बहुत सी इस वक्त कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और बातें की जा रही हैं कि किस तरह से कोरोना की जो सेकंड वेव है उसको कंट्रोल किया जाए, तो इसी हवाले से उलमाए कराम ने हुकूमत को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। सदर मुमलिकत से कल उनकी मुलाकात हुई और डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह अपील भी की कि आज यौम दुआया मनाया जाए और फिर नमाज जुमा के बाद मुल्क भर की मसाजिद में कोरोना से बचाव की दुआ की जाए। और उसके साथ साथ पहले भी जैसे हम बार बार जिक्र करते हैं चूँकि एक रेफरेंस के लिए चीज़ मौजूद है कि जब कोरोना आया था तब भी इस तरह की एक मीटिंग हुई थी और मेक श्योर किया गया था कि मसाजिद में तमाम SOPs को फॉलो किया जाएगा, सफ़े खाली छोड़ी जाएंगी, सैनिटाइजर्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाइजीन का जो साफ़ सुथराई का है ख़ास ख्याल रखा जाएगा। और कल भी इस मीटिंग का मकसद यही था कि मेक श्योर
श्योर किया जाए कि उलमा कराम तमाम के तमाम उस मुशावरत में ऑन बोर्ड शामिल हैं और वो मेक श्योर करेंगे कि SOPs फॉलो। और इसके साथ साथ जहाँ पर भी SOPs फॉलो नहीं हो रहे वहाँ पर भी यकीन दहानी करवाई गई है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी। फिर मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब ने भी कहा कि अपोजिशन जमातें हर मामले में कीड़े निकालना छोड़ दें, कोरोना को संजीदा लें और इस तरह से जो जलसे हैं उनकी भी उन्होंने नफ़ी की है। इजलास में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर सूबों के गवर्नर्स, विफाकी वुज़रा और उलमा भी शरीक हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि याद रहे पहली वेव के दौरान जिस तरह से उलमाए कराम ने अपना रोल प्ले किया, अब दूसरी वेव में भी सबको मिलकर चलना होगा। वो चाहे अवेयरनेस के हवाले से हो कि उलमाए कराम इस बारे में ना सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दें कि वो SOPs फॉलो करें, बल्कि मेक श्योर करें कि उनके इर्द गिर्द जितने भी जामियात हैं, जितने भी मसाजिद हैं, वहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा। और अब चलते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आपको अपडेट्स देते चलें कि 55 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए और मरने वालों की इस वक्त टोटल तादाद दोनों वेव्स में, मतलब शुरू से लेकर अब तक जो टोटल तादाद है वो 8,260 हो गई है और ये तादाद रोज़ बढ़ रही है। इसलिए ज़रूरी है कि SOPs को फॉलो किया जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के मजीद 3,262 केसेस रिपोर्ट हुए और मुतासर अफराद की मजमूई तादाद भी 4,10,072 तक जा पहुँची है। पाकिस्तान में कोरोना के 3,50,305 मरीज़ अब तक सेहतयाब भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी अच्छा है पाकिस्तान में, तो ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा ये भी चीज़ हमने देखनी है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर जो इलाका मुतासिर हुआ गुज़श्ता चंद दिनों में वो कराची है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेशो ज़्यादा है और वो 20.12% तक पहुँच चुकी है। और उसके बाद हैदराबाद है, यानी कि सिंध में ऑलरेडी केसेस भी ज़्यादा हैं। फिर इसके बाद पंजाब आ जाता है, पंजाब में भी केसेस की शरह 4.2 है और ये भी रोज़ बरोज़ हमने देखा है कि इसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। और ओवरऑल रेशो की अगर हम बात करें तो 8.16 रेशो तक पहुंच गए हैं पॉजिटिव टेस्ट की तादाद। और अब बात आ जाती है जब 51,000 के करीब केसेस एक्टिव हों तो क्या हमारे हस्पतालों में रिसोर्सेज जगह पूरी हैं, क्या इतने बेड्स अवेलेबल हैं कि खुदा ना खास्ता अगर मज़ीद ये पेशेंट लोड बढ़ता गया तो हमारे हस्पताल अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स इंडिविजुअली तो इकदाम उठा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि इस्लामाबाद में पिम्स में आउटडोर बंद किया गया, लिमिटेड कर दिया गया पेशेंट्स को। उसी तरह लाहौर के अंदर भी फोकस किया जा रहा है कि हम रिसोर्सेज को मैक्सिमम कैपेसिटी तक अब ले जाएँ ताकि आने वाले दिनों के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर हों। इस पर हम बात करेंगे। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया है कोरोना हेड पिम्स हैं डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। अशरफ निज़ामी साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे जो इस वक्त सिचुएशन है पंजाब में, रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ रहे हैं और लाहौर, चूँकि लाहौर बड़ा शहर है, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ पर केसेस रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आप बताइएगा हमारे अस्पतालों में इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? क्या इस वक्त कैपेसिटी है कि हम लोग तमाम जो लोड है उसको बर्दाश्त कर सकें? ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास सूरत बेहतर है और हम लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं और पेशेंट का जो आ रहा है उसके लिए हमारी सहूलियात बेहतर हैं। लेकिन एक चीज जो पिछली वेव के अंदर और सेकंड वेव के अंदर इम्पोर्टेंट है और जो देखने की बात है वो ये है कि पिछली वेव के अंदर जो था हमारे साथ ऐसे मरीज आ रहे थे कि इतने सीरियस नहीं, लेकिन अभी इसके अंदर जो आ रहे हैं पेशेंट्स, अभी क्योंकि वी हैव लर्न्ड और पीपल हैव लर्न्ड कि अभी अपना इलाज घर पे भी कर रहे हैं, कुछ आइसोलेशन भी ले रहे होंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ऐसा मुल्क जिसके अंदर 50% तक हमारे जो लोग हैं दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो उसके अंदर मतलब होम आइसोलेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। हुकूमत के इकदामात यहाँ की हद तक के SOPs जारी कर दिए, लेकिन उसके ऊपर अमलदारी जो है वो कतई तौर पे देखने में नहीं आ रही और हुकूमत उसमें मैं समझता हूँ कि बुरी तरह नाकाम है। अभी हमारे साथ जो मरीज आ रहे हैं अस्पतालों के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली दे आर सीरियस, दे नीड अ सीरियस ट्रीटमेंट, जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट है मोस्ट ऑफ देम, जिनको अभी तक तो ICU की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। लेकिन अगर हमारा कौमी वतीरा ऐसा ही रहा जैसा देखने को आ रहा है, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि 18% पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और एट लार्ज पाकिस्तान के अंदर 8+ के अंदर हम चले गए हैं। सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है ये हजारों में नहीं, आप यकीन जाने कि ये लाखों के अंदर हैं। सिर्फ इतना है कि अभी
के मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के साथ मरीज नहीं आ रहे, और हुकूमत और अवाम और हम लोग समझते हैं कि यही की चीज जैसे पहले हमारे साथ बेहतर हो गया था और हम लोगों ने इसके ऊपर काबू पा लिया और हमारी जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा रह गया था, हमारी प्लानिंग बड़ी अच्छी रह गई थी हुकूमत की तरफ से बार-बार। मैं समझता हूँ कि ये हम ख्वाब खरगोश के अंदर है। खुदा ना करे कि ये हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, इसी किस्म की सिचुएशन की तरफ हम पाकिस्तान के अंदर भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के रिट से ज़्यादा लोगों के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। लोग इसकी सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहे। लोगों के लिए हर चीज़ शायद तमाशा या शुगल है और लोग इस चीज़ को उसी साइड पर लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको शामिल करेंगे डॉक्टर नसीम साहिबा। जिन्होंने ये किया हुआ है जी डॉक्टर नसीम साहिबा की तरफ हम चलेंगे। लोगों के साथ ये परसेप्शन प्रिवेल कर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर नसीम। पिम्स में आउटडोर बंद कर दिया गया, पेशेंट काउंट इस्लामाबाद में बढ़ता जा रहा है। अब तक टोटल तादाद पेशेंट्स की 31,165 है। अब अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, जैसे पंजाब का भी हम जिक्र कर रहे थे, लाहौर और बड़े शहरों का, इस्लामाबाद में सिचुएशन आप क्या देख रही हैं? क्या पेशेंट जो रिपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उनकी कंडीशन कैसी है पहली वेव के कंपैरिजन में? क्या वहां पर भी ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहली वेव में हमारे रिसोर्सेज की सिचुएशन थी, डेफिनेटली उसके मुकाबले में इस दफ़ा हमारे रिसोर्सेज बहुत बेहतर हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उस वक्त जो थोड़े बहुत मसाइल थे वो वक्त के साथ साथ यकीनन हमारे हल हो गए थे। जैसा कि आपने कहा कि हमने अपनी ओपीडीज़ वगैरह को क्लोज़ किया, इसकी वजह बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद थी, क्योंकि वो अकोमोडेट हम नहीं कर पा रहे थे। तो इस वक्त हमने अपनी बेड्स की कैपेसिटी को 150 से ज़्यादा बना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बेड्स हमारे ऑक्सीजन वाले हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स और इसके अलावा जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और हाई फ्लो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है वो तमाम की तमाम सहूलियात हमारे हस्पताल में मौजूद हैं। और इस वक्त हमें इस तरह का कोई मसले मसाइल का सामना नहीं है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। कंडीशन दूसरा सवाल जी किस पेशेंट्स की जो कंडीशन है वो डेफिनेटली मिले जुले पेशेंट्स आते हैं। आपको पता है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ हर तरह का पेशेंट ही आता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन चूँकि सिक पेशेंट्स की ही होती है तो ऑब्वियसली हमारे पास सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं वो सिक ही हैं। सारे तो उसमें आप कह सकते हैं कि सीवियर और क्रिटिकल फॉर्म है जो मरीजों की, उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है कि बेसिकली जो इस वक्त ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो तादाद उनमें ज़्यादा इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वो क्रिटिकल ज़्यादा हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपने जैसे फरमाया कि पहले लोगों ने लाइट लेना शुरू कर दिया था, इसलिए अब दोबारा से ये मामला मजीद बिगड़ रहा है। नॉन सीरियस एटीट्यूड है पेशेंट्स का, क्योंकि लोग इस तरह से ना SOPs को फॉलो कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं वो तो एक जगह पर हैं। ये जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद बढ़ गई है, इसकी बेसिक वजह और क्या नज़र आती है आपको? क्या वाकई वेव भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या नहीं? देखिए, इसकी दो वजूहात है। एक तो वायरस ने म्यूटेशन के साथ है कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर ये फिनोमेना हमने देखा कि म्यूटेशन हैज टेकन प्लेस। किस किस्म की वायरस और वायरस की जो सिवियरिटी है वो किस तरह से आती है। हम पहले ये समझ रहे थे कि गालिबन पाकिस्तान के अंदर जो वायरस है वो इस वक्त जो है थोड़ा सा उसका वायरस लोड कम हो गया होगा और उसकी सिवियरिटी कम होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम जो देखने के अंदर चीज आ रही है कि वायरस जो है दैट इज वेरी सीरियस। और लोग जो हैं हमारे लोग, और मतलब मैं अगेन आई एम सॉरी कि आप मतलब समझे या ना समझे, लेकिन मेरा ये बड़ा पक्का मानना है कि हुकूमती रवैये विच इज द कैप्टन ऑफ द शिप कि हुकूमत की वजह से ये हमारे साथ तब है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के रवैये भी नॉन सीरियस हैं जितना भी हमारे। मतलब ये बहुत आसान है कि अवाम ने ऐसा नहीं किया, अवाम ने ये किया, जो भी मतलब बुलंदा होता है सारे का सारा अवाम के ऊपर डाल दो और आप बड़े अच्छे हो जाते हो कि जनाब देखें आप ही ऐसे हो कि जिनकी वजह से ये सब चीजें आ रही हैं। वेयरएज गवर्नमेंट, जैसा कि हमने शोर डाला पहले और पाकिस्तान के अंदर एक कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम लोग गए थे और चीजों को वो बेहतर हो गया था। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे साथ बेहतर हो। और अभी दूसरा मैं कहता जाऊं कि हुकूमत ने कुछ सीखा, हमने कतई तौर पे कोई कुछ नहीं सीखा। अभी इसके साथ आने के लिए कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस का हुकूमत नहीं बनाया। हमारे जो SOPs की एक सिर्फ बात के ऊपर करते हैं, जो PPEs जो मिलने चाहिए हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को, दैट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। अभी भी लोग चीख रहे हैं कि प्रोफेसर साहब, आपने यू राइटली पॉइंटेड कि पहले भी डॉक्टर्स को प्रॉब्लम्स थी कि हमें SOPs और PPEs और जितने मास्क वगैरह हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं किए गए, लेकिन डॉक्टर नसीम खासी मुतमईन लग रही है कि वहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो बेहतर है। डॉक्टर साहिबा, एक तो पेशेंट जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं। इस्लामाबाद एक हॉस्पिटल है और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। पंजाब के अंदर देखें तो ये 12 करोड़ की आबादी है। पंजाब सही है सर, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की फाइट नहीं है। असल में तो पेशेंट केयर
और पेशेंट एटीट्यूड की फाइट है जो हमें सबसे पहले लड़नी Exactly. है। सो डॉक्टर नसीम, आपकी तरफ हम आएंगे कि हम जैसे बात कर रहे थे पेशेंट क्रिटिकली रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन में ये भी आया है कि लोगों में अभी भी वो डर है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे, सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं तो ऑन रिकॉर्ड नहीं आते, तो ये जो 51,000 का काउंट है एक्टिव केसेस का, ये असल में बहुत ज़्यादा है? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन भी यही है? मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उस तरह से खौफज़दा नहीं हैं जैसे वो पिछली वेव में दिखाई देते थे। पिछली वेव में आपको मालूम है जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते थे वो भी टेस्ट के लिए आ जाते थे, तो इस वजह से हमें लगता था कि जैसे अस्पताल में माइल्ड इलनेस वाले पेशेंट ज़्यादा हैं जी। तो इस दफ़ा ये है कि टेस्ट करवाते हैं लोग, लेकिन एक तो थोड़ा सा उनको अंदाज़ा है कि जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे वो घर पे आइसोलेट हो सकते हैं जी। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आमतौर पर क्लिनिक्स में आके या हमारे आउटडोर में एग्जामिनेशन करवा के वो घर चले जाते हैं। लेकिन पेशेंट में ऑब्वियसली वही पेशेंट हम एडमिट कर रहे हैं जो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इनको यानी नॉर्मल ट्रीटमेंट है उससे हट के एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनकी तादाद जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एटीट्यूड में यकीनन एक चेंज देखने को मिली है, वो ये है कि वो फियर या खौफ जो मैं पिछली वेव में देखा करती थी, जो पैनिक था लोगों में, वो कदरे कम है। और मैं समझती हूँ कि शायद ये भी एक रीज़न है कि लोगों में थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड ज़्यादा हो गया है। अभी भी मॉल्स और मार्केट्स में आप जाके देखें तो बहुत से मॉल्स तो ऐसे हैं जहाँ पे वाकई SOPs फॉलो हो रहे हैं, लेकिन आप जनरल प्लेसेस पे जो जनरल पब्लिक की प्लेसेस हैं, मॉल्स के हट के जो बाजार हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा कि एटीट्यूड लोगों का थोड़ा सा इजी हो गया है और लोग उतना इस वक्त इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यही बात पॉइंट इस वक्त जो सामने आ रहा है वो ये है कि एटीट्यूड फर्स्ट वेव में लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस था, इस वक्त लोग थोड़ा सा उतना सीरियस नहीं ले रहे, टेस्ट नहीं उतने करवा रहे हैं और लोग सेल्फ आइसोलेशन खुद ही कर लेते हैं, या नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। सेल्फ आइसोलेशन खुद कर लेना अच्छी बात है, ठीक है, आप अगर आपकी हालत स्टेबल है तो आप घर पर रहें और हॉस्पिटल रखता भी नहीं है आपको, बट एटीट्यूड तो ठीक रखिए। ये कैजुअल होने वाली बात नहीं है, ये वेव ज़्यादा डेडली है। डॉक्टर्स इस बात पे बात स्टैंप लगा रहे हैं, रिसर्चर्स ये बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें भी अब अपना रोल प्ले करना बिल्कुल। और साथ वायरस म्यूटेट हो रहा है तो यू नेवर नो ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाए, आपकी ज़िंदगी ये जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ख्याल करना, SOPs को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है और एटीट्यूड के अंदर सीरियसनेस लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोविड-19 की वजह से जहां पर बहुत से शोबे, बहुत से फील्ड्स मुतासर हुई हैं, वहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी आती है, जिसमें ड्रामा इंडस्ट्री भी आती है, जिसमें स्टेज आर्टिस्ट भी आते हैं, जो कि बुरी तरह मुतासर हुए हैं। फर्स्ट लॉकडाउन में भी जब उनका काम बंद हो गया था और अब भी काम जब बंद हो गया तो लोग इस पर काफ़ी खासे नाला नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी कम्युनिटीज़ इससे मुतासर हुई हैं, बहुत से कारोबार इससे मुतासर हुए और खुसूसन आर्टिस्ट कम्युनिटी इससे बहुत मुतासर हुई क्योंकि वो जुड़ी है ऑडियंस के साथ और अगर ऑडियंस मौजूद नहीं होगी तो जो रोज़गार है वो रुक जाएगा। और ऐसा हमने देखा कि आर्टिस्ट कम्युनिटी बहुत मुतासर हुई, मईशत ख़राब हुई, हुकूमत को सपोर्ट करनी पड़ी, आर्टिस्ट कम्युनिटी ने एक दूसरे की सपोर्ट भी की जो कि बड़ी अच्छी बात थी। इसी तरह हमने देखा कि गुज़श्ता चंद दिनों में भी ये बात सामने आई कि आर्टिस्ट कम्युनिटी को जो सपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी एक्चुअली, क्योंकि 6-7 महीने का गैप था, वो नहीं मिल सका। डिप्रेशन का शिकार हो गए बहुत से आर्टिस्ट बीमार हो गए, उनको उस तरह से इलाज भी मुहैया नहीं हो सका। बिल्कुल सही। और इस हवाले से हमने रब्ता किया, कराची में शकील सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं 2020 कोरोना की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार भी हुए, वो अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे और वो इस बारे में क्या फील करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2020 कोरोना कई जाने ले गया, लोग डिप्रेशन का शिकार हुए और आपकी गैर मौजूदगी को महसूस भी किया जा रहा है क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरते हैं, वक्ती खुशी जो है वो आपके सारे दिन की टेंशन ख़त्म कर देती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? जी, सबसे पहले तमाम 24 देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कोरोना से तो हर आदमी डिप्रेशन में चला गया। मैं बताऊं, लोग डर डर के जी रहे हैं, खुल के ज़िंदगी नहीं जी रहे। लेकिन कुछ हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत ईमान के पुख्ता हैं कि ये कोरोना कुछ नहीं कहता। कोरोना कहता है भाई। मेरे घर में मेरी बीवी के फुफीज़ाद भाई कोरोना से उसकी डेथ हुई है, कुछ और हैं हमारे रिश्तेदारों में डेथ हुई है कोरोना से। कोरोना है बिल्कुल। अच्छा, कोरोना से मुझे भी, मैं बोलूँ अगर मुझे अकेले को कुछ होना तो मुझे डर नहीं लगेगा,
मसला है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है। Exactly. देखिए कोरोना का क्या मसला है, कोरोना मुझे लगा अल्लाह ना करे या आपको लगा अल्लाह ना करे, तो आप कैरी कर रहे हैं, कैरी करेंगे आपकी पूरे घर को लगेगा, आपके बच्चे भी इसमें, आपके बीवी हैं, आपके और भी रिश्तेदार हैं, उनको लगेगा, उनसे पूरे मोहल्ले को लगेगा, पूरे मोहल्ले से पूरे इलाके को लगेगा, पूरे इलाके से फिर पूरा कराची शहर में फैलेगा। तो ये एक वो है तसलसल है कोरोना का ना, कि लगता ही चला जाता है। अगर एक आदमी को लगता है और बाकियों को नहीं लगता तो फिर हर आदमी रिस्क ले ले, लेकिन आप अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। तो प्लीज़ कोरोना है और हमारी गैर मौजूदगी जाहिर है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हम हुए हैं इस कोरोना की वजह से, क्योंकि हम लाइव शो करते हैं और लाइव शो में होते हैं पब्लिक, 1000 पब्लिक, 500 पब्लिक, 300 पब्लिक। तो हमें सबसे ज़्यादा हमने इसमें बहुत मतलब है 10-11 महीने तो हमने कुछ किया ही नहीं, बैठ के ही मतलब है जो भी है खा रहे हैं, जैसा भी है अल्लाह दे रहा है, शुक्र है। शकील सिद्दीकी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो मुतासिर हुई है शोबे इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, तो फिर ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन लग रहा है, एक बार फिर टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, फिर से लॉकडाउन की तरफ मज़ीद जा रहे हैं, तो फिर क्या तरीकाकार है कि लोगों को तफरीह भी मुहैया हो सके और रोज़गार ज़िंदगी भी चल सके? अभी मेरे मज़े की बात हुई कि अभी एक शो मेरे पास आ रहा है कि ऑनलाइन में एक्ट करूँ, तो लोग ऑनलाइन भी करवा रहे हैं काम आर्टिस्टों को, उनकी भी मेहरबानी, उनका भी शुक्रिया है कि चलो वो अपने घर में फंक्शन कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इस टाइम गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट चाहिए फ़नकारों को ख़ास करके लिए, कि देखिए फ़नकार भी जो है ना वो भी इंसान है और वो आपको हमेशा एंटरटेन करते रहते हैं, तो आप उनका हक़ समझ के दीजिए। पिछले कोरोना में दिया है, थोड़ा सा अहमद शाह ने किया जो भी उन्होंने करा सकना था किया, राशन बांटे, हमने भी राशन ले लेके बांटे लोगों से। मैं बिलखुसूस शाहिद आफरीदी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उसने मेरी एक आवाज़ पे 150-200 राशन के पैकेट दिए, थोड़े से पैसे हमने दिए आर्टिस्टों को जो भी ईद के टाइम पे, तो वो हमने उनको हक समझ के दिया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लीज़ इस वक्त फनकारों का ख्याल रख लें। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों का ख्याल रखे, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोगों का ख्याल हम सब ने मिलकर ही रखना है। शकील सिद्दीकी साहब, आई एम अ बिग फ़ैन आपके काम की, आप लोगों को हंसाते हैं तो फिर हंसाते चले जाते हैं। इट ऑलवेज सरप्राइजेज मी कि क्या एक आर्टिस्ट खुद क्या फील करता है, क्या एक आर्टिस्ट कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, क्या वो डाउन नहीं होता? कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि लोगों को हंसाते हंसाते आपकी आंखें नम हो गई हो क्योंकि आप अंदर से गमज़दा हो? कभी ऐसी कोई फीलिंग हुई आपके साथ स्टेज पर? बस पाकिस्तान की सूरत हाल देख के बहुत दुख होता है, और जाहिर है कि हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पूरी दुनिया को जब देखते हैं फिर पाकिस्तान में आकर देखते हैं तो हर आदमी एक दूसरे से खफा लगता है, मुझे लगता है लड़े हुए हैं, लगता है भाई ये जो है ना पार्टीबाजी की वजह से जो आपस में अब इन दिनों जो इलेक्शन अभी धरने चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, भाई आप लोग जी शऊर आदमी है, अल्लाह ने आपको अक्लें दी हुई है, कर लीजिएगा सियासत, 2 महीना रुक जाइए, 1.5 महीना रुक जाइए। आपने गवर्नमेंट गिराना है, उन्होंने गवर्नमेंट गिरने नहीं देना, ये सब चक्कर में ना पब्लिक मारी जा रही है। पब्लिक हमारी मासूम है, जिधर लगा उधर लग जाती है। तो प्लीज़ उनसे मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप लोग 1.5-2 महीने के लिए रुक जाइए, फिर करते रहिएगा जलसा जुलूस। मैं भी आऊँगा फिर आपके जलसे जुलूस में, कोई मसला नहीं है। मैं खान साहब करेंगे उधर भी जाऊँगा। मैं तो खैर किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल बंदा हूँ। मैं किसी को मतलब वो नहीं है डाई हार्ट फैन के भाई है, जो अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ और उनके साथ हूँ। बिल्कुल शकील सिद्दीकी साहब, जैसे आपने कहा कि मुल्क के हालात एटीट्यूड देखकर कई दफ़ा गमज़दा हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे मोमेंट्स भी आते होंगे जब आप अचानक गहरी सोचों में गुम हों और फिर चेहरे पर खुशी आ जाए, कोई ऐसा लम्हा याद करें और हमें भी बताएं कि जिसमें आप दोबारा से खुशी महसूस करते हों, इवन कि आप उस टाइम परेशान हों। वो बीते दिन जब याद आते हैं कुछ हमारे स्ट्रगल तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही है, मरते दम तक। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, आदमी सारी ज़िंदगी जीता है सिर्फ मरने के लिए, आखिरी स्टॉप वही है। तो जब पिछली बातें याद आती हैं कि हम कैसे तकलीफ़ों से गुजरे हैं, क्या क्या उसमें मिसहैप हुए, तो उसमें बहुत हंसी आ जाती है। अक्सर बैठे बैठे सोचता हूँ कि यार वो दिन क्या थे जो अच्छा। अब जब आप सोचते ना, कोई भी आदमी सोचेगा तो उनको पिछली ज़िंदगी अच्छी लगेगी, क्योंकि कुछ अच्छा हो नहीं रहा पाकिस्तान में कि आदमी हैप्पी हो जाए कि नहीं यार शुक्र है वो एक भयानक ख्वाब था। लेकिन हम लगता है अभी तक ख्वाब ही देख रहे हैं कि शायद अच्छे दिन आ जाए, बहुत अच्छे दिन आ जाए, गरीबों का बहुत भला हो जाए, हर आदमी खुशहाल हो। और मैं दुखी सबसे ज़्यादा उस वक्त होता हूँ जब फुटपाथ में बच्चों को सोते हुए देखता हूँ, मुझे अपने बच्चे नज़र आने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सिचुएशन तो है और हम सब मिलकर दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और हम सब की हालतों पर रहम करे। अपने चाहने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप शकील सिद्दीकी साहब?
मैं हमेशा ये भी एक बात कह रहा था आप लोगों को कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो बर्दाश्त करना सीखिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वो आज फिर रिपीट करता हूँ, देखिए पाकिस्तान है ना तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं, बेशक, बिल्कुल। और पाकिस्तान अब बचाना है तो हर घर का नाम पाकिस्तान रख दें, ठीक है ना, ताकि हर तरफ आपको पाकिस्तान दिखे, ना सिंधी का घर दिखे, ना बलोच का, ना पठान का, ना पंजाबी का, ना सराइकी का, ना किसी और का, सिर्फ पाकिस्तान दिखे चारों तरफ आपके। और एक आखिर में बात कहूँगा कि आप लोग अपने अपने सीने में एक ऐसा कब्रिस्तान तामीर कर लें जिसमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की गलतियों को दफन कर सकें। जबरदस्त बात जी, बहुत जबरदस्त है। बात की आपने। शकील सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोविड की वजह से जहां पर दुनिया भर में इंडस्ट्रीज़ मुतासर हुई, नो डाउट कि हमारे कॉमेडियंस, हमारे स्टेज आर्टिस्ट, हमारे फिल्म आर्टिस्ट और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उनकी भी बुरी तरह ज़िंदगी मुतासर। बिल्कुल, इसमें हम सबको जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सबको पाकिस्तान, पूरे इलाके पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम दे दें, तभी डिफरेंसेस भी दूर होंगे, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और इसी वजह से फिर आप एक दूसरे की सपोर्ट भी करते हैं, और अगर कोई गमज़दा है, कोई परेशान है, तो फिर लाइक अ फैमिली, एक नेशन अब फिर एक दूसरे की सपोर्ट करेगी, फिर ये मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री मुतासर हुई है, वहीं पर बड़े बड़े इवेंट्स भी बहुत मुतासर हुए कोविड-19 की वजह से, श्रिंक डाउन हो गए, वर्चुअल पर चले गए, लिमिटेड गेस्ट के साथ चले गए। लेकिन जब डेज आते हैं, सेलिब्रेशंस आती हैं, तो वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और होनी भी चाहिए। अब हैदराबाद में सिंधी कल्चर डे जो है वो करीब आ रहा है, करीबन 2 दिन बाद, यानी कि इतवार के रोज़ वहाँ पर कल्चर डे है। जाहिर है हर साल की तरह उस तरह से रंगीनियाँ तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आप अपने अपने घरों में रहकर या लिमिटेड रहकर जो है वो इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो पूरी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और मेरी बहुत फेवरेट है, वो है अजरक, जो इस दिन पर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और लोग बड़े पसंद करते हैं सिंधी कल्चर को, खुसूसन चूँकि संडे को मनाया जा रहा है, सिंध भर में ये कल्चर डे मनाया जाएगा और इसके हवाले से तकरीबात भी होंगी, महदूद पैमाने पर होंगी, एसओपी को फॉलो करते यकीनी तौर पर होंगी, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो भी अपनी जानिब जारी है। तो हैदराबाद में खुसूसी तौर पर जो अजरक तैयार की जाती है उसमें बड़ी तेज़ी आ गई है, क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे होंगे और उसकी तैयारी में तेज़ी इसी वजह से आई है क्योंकि कल्चर डे बस अब 2 दिन रह गए हैं, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है जो ओरिजिनल अजरक हैदराबाद या कराची से मिलती है वो पूरे पाकिस्तान में अगर वहां से नहीं आई है तो उस तरह की नहीं, और पता भी लग जाता है कि ये एग्जैक्टली आपको हाथ लगाकर पता लगता है। मतलब मेरा कोई भी फ्रेंड कराची से या हैदराबाद से कहीं कभी पूछ ही ले, कभी कभी वैसे तो बहुत ही कम दोस्त हैं जो ऐसे पूछें कि क्या चाहिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अजरक ओरिजिनल वाली चाहिए। तो ओरिजिनल वाली से मेरी मुराद ये है जो आप स्क्रीन पर बनते हुए देख रहे हैं, वो कलर कॉम्बिनेशंस, वो टेक्सचर, वो किस तरह से उसके ऊपर जो उसको बुना जाता है बेसिकली। अब उसमें भी डिफरेंट एग्जाम है, कॉटन पर भी होती है, लिनन पर भी होती है, हैं ऑप्शंस भी हैं। और जो तरीकाकार वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सिंध में स्पेसिफिकली हैदराबाद और कराची का आप जिक्र कर रही हैं, और वही तरीकाकार अगर आप जहाँ लाहौर में भी लेंगे ना तब भी वो उसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो एक आप कल्चर में रहते हुए चीज़ को बनाते हैं, जो उसको आप उसको समझते हैं, वो आप किसी और शहर में आकर नहीं समझ सकते। बिल्कुल, एंड आई एम गोना बी सुपर जेलस क्योंकि अजरक पर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अजरक लेकर अपनी तस्वीर लगाएंगे और मेरे पास इस साल हमारे पास एक दिन है वैसे टीसीएस हो सकती है। आई वांट यू टू सजेस्ट मी कि अच्छी प्यारी मजेदार और जल्दी अजरक मुझे कराची या हैदराबाद से कहाँ मिलती है, वो आप मुझे भेजें और मैं ऑर्डर करूंगी। और हो सकता है मैंने कहा शायद अजरक भेज दें। नहीं मुझे सिर्फ बता दें, आई बाय माय ओन। जी, ये मैं चाहती हूँ कि हम जरा ये फुल स्क्रीन भी दिखाएं जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, लोग भी देखें। जबरदस्त है, बड़ी फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव ट्यून है जो कि म्यूजिक एंजॉय करें। मुझे अजरक चाहिए, आपकी नजर इस पे आपको मेरा ख्याल मिल जाएगी, वो कहते हैं शिद्दत से कोई चीज चाहे तो मिल जाती है, आपको लगता है अभी कल तक मिल जाएगी। फिलहाल तो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो ब्रेक चाह रहे हैं, शिद्दत से बार-बार कह रहे हैं, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं फिर। वेलकम बैक नाज़रीन। कुदरत ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनमें से फल, सब्जियां, मेवाजात वगैरह शामिल हैं, और इनमें हम अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं कि उनकी खुसूसियात क्या हैं, और आपको जैसी मौसम के हवाले से चीज़ चेंज हो तो उसको यूज़ भी करना चाहिए। बिल्कुल, और इन मेवाजात में एक ऐसा मेवा भी शामिल है जिसे जन्नत का फल कहा जाता है। हम अंजीर की बात कर रहे हैं। अंजीर कमज़ोर और दुबले लोगों के लिए कुदरत की एक खूबसूरत सी नेमत है। अंजीर जिस्म को ना सिर्फ पुरकशिश बनाता है, फिट रखता है, बल्कि चेहरे को सफ़ेद
सुर्ख रंगत भी अता करता है। तो जिन लोगों को गोरा होने का शौक है आज ही जाएं, इंजीर खरीद के लाएं और खाना शुरू कर दें, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी है। ये एक आम फल है जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है और इसका जिक्र कदीम यूनानी और रूमी तारीख में भी मिलता है। उर्दू में इसको इंजीर कहते हैं, फिग इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं और बाज़ इलाकाई ज़बानों में मसलन हिंदकों में इसको पकौड़ी कहते हैं। इंजीर को खुश्क या ताज़ा किसी भी शक्ल में खाया जाए और मुतादिद फ़ायदेमंद अज्जा से ये भरपूर सौगात मुतादिद बीमारियों से बचाने में आपको मदद भी दे सकती है। इसके अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी कि खुश्क और तर, इनमें विटामिन ए और सी की कसीर तादाद मौजूद होती है, जबकि विटामिन बी और डी कलील मकदार में इसमें होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र इंजीर एक इंतहाई मुफीद ग़ज़ाई दवा की हैसियत भी बन जाती है। और अब आ जाते हैं इसके तिब्बी फ़ायदों की तरफ। ये आम कमज़ोरी और बुखार में इस्तेमाल हो तो जल्द इससे अफाका होता है। और इसके साथ साथ ये फल मुतादिद हवालों से फ़ायदेमंद साबित होता है, आम सेहत को भी बेहतर बनाता है, जिसके चंद फ़वाइद आपको अगर बताएं तो उसमें डाइजेशन सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा और इसके बाद मज़ीद इसमें बदहज़मी, मर्ज़ करोहन का सामना और इनके लिए इंजीर खाना फ़ायदेमंद है। और फिर रात को इंजीर पानी में भिगोकर अगर रख दें और इसको सुबह आप इस्तेमाल करें तो आपकी जो स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें जैसे अभी अबूज़र ने जिक्र किया, वो दूर हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि फ़ाइबर की एक बड़ी तादाद इसके अंदर मौजूद होती है और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में डॉक्टर्स भी इवन रिकमेंड करते हैं कि आप 2 से 3 इंजीर रोज़ की खाना शुरू कर दें, आपका मसला बिल्कुल। और इसके साथ साथ फिर अगर आप इंजीर थोड़ी मिकदार में खाएंगे रोज़ाना तो फिर वज़न में भी कमी हो सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका वज़न कम होना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज जो हैं वो बड़ी कम मिकदार में है, लेकिन इसकी फ़ायदा वैसे ज़्यादा है, मतलब कि बैलेंस डाइट है, तो इसकी वजह से आपका वज़न भी कम हो सकता है। तो अगर आप इसको फॉलो करें तो फिर आप अपने वज़न को स्मार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको दूध के साथ खाएंगे तो ये उल्टा काम करता है, मतलब अगर आप खाली इंजीर खाएंगे तो वजन कम होगा, तो और अगर आप दूध के साथ इंजीर लेंगे तो वो वजन बढ़ाने का बायस बनता है। तो जो लोग अंडर वेट हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ, और जिन्होंने वेट कम करना है वो खाली इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो बेसिकली अगर ये अच्छा है हेल्थ के लिए तो फिर एक और मर्ज जो कि पाकिस्तान में बहुत आम है वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में भी कमी हो सकती है। खून के दबाव का शिकार अफराद के जिस्म में सोडियम और पोटेशियम की सतह मुनासिब नहीं रहती, तो इसलिए इंजीर का इस्तेमाल इस तनासिब को बहाल करने में नहायत मुफीद साबित होता है। बिल्कुल, ब्लड प्रेशर को कम करता है। और फिर जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो दिल के अमराज कम होते हैं। हार्ट पेशेंट्स की तादाद भी कम नहीं है पाकिस्तान में, और अगर आप इंजीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट किसी भी दीगर फल की निस्बत इसमें ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, जिससे खून की नालियों को ये खोलता है और हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करता है ये फल। इसके साथ साथ हड्डियों की मजबूती में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं। एक खुश्क इंजीर कैल्शियम की रोज़ाना की ज़रूरत का 3% बनती है। बिल्कुल। इसके बाद ज़ियाबतीस में भी इसको आप फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिस्मानी तवानाई एसाब के लिए फ़ायदेमंद है। खून की कमी में भी ये फ़ायदेमंद है। और फिर चीनी की लत से निजात दिलाने के लिए, मतलब अगर आपको शुगर पसंद है तो अगर आप ये खा लें तो फिर आप इस हवाले से भी बच सकते हैं। तो बेसिकली एक हेल्दी बैलेंस डाइट इंजीर में है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और मिकदार हमेशा वो रखें, मुनासिब रखें, ताकि किसी भी चीज़ की जो एक्सेस है वो हमेशा ख़राब होती है। बिल्कुल सही। और अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे कोरोना और कोरोना पेशेंट्स के हवाले से, जिस पर गवर्नमेंट के कुछ SOPs हर दूसरे रोज़ जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से माइक्रो लॉकडाउन और कुछ SOPs जहाँ पर टाइम लिमिटेशंस कर दी गई या इंडोर एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई, शादी ब्याह की तकरीबात मुख्तसर कर दी गई, लेकिन एटीट्यूड चेंज नहीं हो पा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो इस वक्त सिचुएशन है सर वो ये नज़र आ रही है कि रोज़ बरोज़ कोविड की सिचुएशन ख़राब हो रही है और परसेंटेज में इजाफा हो रहा है। जो पॉजिटिव पेशेंट्स की 8.1 थी लास्ट 24 आवर्स में। अब आप बताइएगा इस वक्त जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है? मज़ीद सख्ती होने वाली है या फिर कुछ बेहतरी भी उम्मीद कर सकते हैं? गई हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका फौरन इतलाक हो गया क्योंकि वो वाज़े और क्लियर कट थी और वो एक सेक्टर को बिलोंग करती थी, वो था तालीमी सेक्टर। तो वो तो तालीमी इदारे बेशतर जो है वो बंद हो गए और उनको छुट्टियां दे दी गई या उनको घर से पढ़ने की ताकीद कर दी गई। तो वो तो एक स्टेप है जो कि लिया गया और जिसके असरात हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद दिनों में वाज़े हो जाएंगे, अल्लाह करेगा जी। लेकिन उसके अलावा कुछ और पाबंदियां जो हैं वो आयद की गई, लेकिन उनकी जो एनफोर्समेंट है उसमें अभी वो वाज़े जिसे कहते हैं क्लैरिटी मौजूद नहीं है जिसके तहत वो हो रही हों। उसमें
रेस्टोरेंट्स की जो आउटडोर डाइनिंग है उसका जिक्र था, उसकी जो नोटिफिकेशन हैं प्रोविंसेस ने अभी रिसेंटली इशू की हैं, और उसके अलावा जो शादी ब्याह की या बड़ी तकारीब के ऊपर जो पाबंदियां हैं और उनमें भी वेरिएबल उसके ऊपर एनफोर्समेंट है, यानी किसी हद तक उसमें ब्रेक्स आ रहे हैं उसकी एनफोर्समेंट में। तो अब ये देखना होगा कि ये तमाम चीजें अपना असर दिखाती हैं या नहीं, और अगर असर नहीं दिखाती तो जाहिर है फर्दर सख्ती तो हमेशा एक ऑप्शन रहती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, फर्दर सख्ती तो हमेशा एक ऑप्शन रहती है, लेकिन मौजूदा एसओपी पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी एक बड़ा सवालिया निशान होता है। अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो ग्राउंड रियलिटी पर देखना होगा। हमने देखा स्मार्ट लॉकडाउन के एरियाज में भी उस तरह से सख्ती नहीं है जैसे पेपर्स में लिखा गया है। ऑफिसेज में 50% स्टाफ का एक नोटिफिकेशन पंजाब में जारी हुआ, इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं है। इस पर क्या कहेंगे, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करा पा रही? दूसरी तरफ गैदरिंग्स भी हो रही हैं, 200+ गैदरिंग्स भी हो रही हैं, तो कोरोना तो फैलेगा ना फिर। सही कहा आपने जी, बिल्कुल ये सवालिया निशान दुरुस्त है, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग है, यानी जो इंतजामी अमूर को मुमकिन बनाने की ताकत है, उसमें भी एक कमजोरी, एक थकन हमें नजर आ रही है। बात यह है कि किसी भी हुक्म को या किसी भी एक कानून को पास करना तो एक चीज है, लेकिन जैसे आपने बताया, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ग्राउंड रियलिटी, हो तो हमेशा ग्राउंड रियलिटी जो है उसको मुमकिन बनाना कानून के से, या जो आपने रूल पास किया है उसके साथ बिल्कुल कंप्लायंट करना इतना आसान काम नहीं होता, कई दफा कुछ वक्त लगता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर आप सारी पॉपुलेशन को बैक वक्त एक चीज एनफोर्स करने की कोशिश करें तो वो इतनी आसान नहीं होती जब तक कि लोग खुद से उस चीज को समझें या उसकी अहमियत को ना अपनाएं। अब लगातार इस मामले में हमारी कोशिशें जारी हैं। हम मीडिया के जरिए, आपके जरिए गुफ्तगू करने का भी मकसद यही है, और आपका भी यही मकसद है कि ये मैसेज आगे तक जाए। एक बात, कल हमने मुल्क भर के जो लीडिंग उलमाए कराम है उनके साथ 3 घंटे की मुशावरत की, 2.5 घंटे की सदर साहब के ऐवान में, इनकी सदारत में, और हमें इंतहाई उनकी तरफ से सपोर्ट मिली, सबकी तरफ से। तो मैं समझता हूँ उधर से भी असर आएगा। लेकिन हमें जो हमारी लीडरशिप्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, उनकी तरफ से भी कंसिस्टेंट मैसेजिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर एक सूरत हम हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं, जलसा जुलूस कर रहे हैं, तो फिर होता ही है कि जिस सेक्टर को आप बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो आगे से आपको कहते हैं कि भाई आपके इंतजामी एनफोर्समेंट में एक तजाद है, तो ये फिर मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक SOPs पर फॉलो नहीं करवाया जाएगा लीडरशिप के तरफ से भी, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि लोग फॉलो कर सकें। इसके अलावा एक और मामला जिस पर अब पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है, वो है वैक्सीन की तैयारी इंटरनेशनल पर जारी है, और इसके हवाले से ऑर्डर्स भी अब आ रहे हैं कि इंग्लैंड में तो हुकूमत ने अलाउ भी कर दिया फाइजर के हवाले से कि वो आइंदा हफ्ते मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, कौन सी वैक्सीन हम तैयार करने जा रहे हैं, या फिर किस में सपोर्ट है? चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से हमने बात देखी है, पाकिस्तान में कब तक मुयस्सर आ सकेगी, इस पर क्या अपडेट्स हैं सर? इस पर जी अपडेट ये है कि पैसे इसके लिए मुख्तस हो गए। इसमें कम से कम 8 दर्जन मुख्तलिफ कंपनियां और वैक्सीन जो हैं उनके साथ निगोसिएशन जारी हैं, और इसमें जो फैसला है वो आपको जल्द पता चलेगा। लेकिन फैसले के खदोखाल कुछ यूं हैं कि हम गालिबन किसी एक सोर्स पे इक्तफा नहीं करेंगे, हम एक से ज्यादा सोर्सेज पे करेंगे और रिलाई करेंगे, और उसका फायदा हमें ये होगा कि हमें फेज वाइज बतदरीज जूं वैक्सीन चाहिए होगी, हमको मुख्तलिफ सोर्सेज से वो मिल पाएगी। फैसला सिर्फ ये करना है, और इसमें जो नाजुक मरहला और नाजुक फैसला वो ये है कि इस दौर में जबकि इंफॉर्मेशन की वैक्सीन के बारे में वाज़े और मुस्तनद इंफॉर्मेशन की एक तो कमी है, जाहिर है सबने जो नताइज बताए हैं वो इब्तदाई हैं, वो कोई हतमी नताइज नहीं। अब इब्तदाई नताइज की रोशनी में एक इतना बड़ा फैसला करना जरा मुश्किल काम है, तो इसलिए हमें देखना होगा कि हम उन वैक्सीन के ऊपर भरोसा करें जिनका फायदा होने का चांस है, जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो या ना हो। तो ये एक मुश्किल सा मरहला है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है? ये हम करें, कोई टाइम फ्रेम दिया जा सकता है? टाइम फ्रेम जी मेरा ख्याल से कि अगले साल की 2021 की पहली तिमाही से पहले, यानी पहले 3 महीने से पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइम फ्रेम के अंदर वैक्सीन की फराहमी जो पहला मरहला उसका है वो मुमकिन हो पाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुआवनी खसूसी बराए हेल्थ जो बता रहे थे कि इस समाही 2021 की
पॉसिबल हो सकेगा वैक्सीन, लेकिन उससे पहले किस तरह बचना है बहुत सिंपल है, मास्क पहनना है, SOPs को फॉलो करना है, अपना ख्याल खुद रखना है। और बल्कि इसके बाद वैक्सीन आ जाए तब भी ख्याल करना है, क्योंकि सबको फौरी तौर पर वैक्सीन नहीं मिलने वाली, तो फिर जब तक सबको वैक्सीन नहीं मिल जाती एटलीस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तब तक आपको वैक्सीन जब तक नहीं मिलती है आपने SOPs को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो सिचुएशन हमने कोरोना की डिस्कस की, उसके अलावा एक और मामला बहुत ज़्यादा इस वक्त डिबेटेबल है, वो है जलसे। और जलसे लाहौर में आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको नज़र आएंगे। लाहौर में PDM ने ऐलान किया है 13 दिसंबर को जलसा होना है, और साथ हुकूमत ने कह दिया हम इजाज़त नहीं देंगे लेकिन रुकावटें नहीं खड़े करेंगे। बिल्कुल, लाहौरी रुकावटें हटाना जानते हैं, ये नून लीग के रहनुमाओं ने कहा है और हुकूमत को खबरदार भी कर दिया है कि हर सूरत जलसा होगा। कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये कहा कि जब तक आइन की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लाहौर का जलसा पूरा पाकिस्तान देखेगा। और कुछ नून लीगी रहनुमा तो ये भी कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम होगा, इमरान नियाजी हुकूमत को घर भेजा जाएगा। एहसन इकबाल ने ऐसा कहा, जबकि मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि 13 दिसंबर का जलसा फैसला कुन साबित होगा। बिल्कुल, अब देखते हैं कि फैसला कुन साबित हो पाता है या नहीं हो पाता, और फिर ये जो जलसा होने जा रहा है SOPs के हवाले से कितनी इसके ऊपर डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है, क्योंकि ये बहुत सा मामला डिस्कस किया जा रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग बुखारी साहब। जी वालेकुम। बुखारी साहब, जैसे कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि 13 दिसंबर अब नेक्स्ट संडे है, और ये कहा जा रहा है कि जलसा तो होगा लेकिन हुकूमत इजाज़त कानूनी तौर पर नहीं देगी, लेकिन रुकावटें भी नहीं खड़ी करेगी। आप किस तरफ जाती सिचुएशन देख रहे हैं? सूरत हाल वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत गंभीर होती जा रही है। मेरे ख्याल से हुकूमत की एंटिसिपेट ही नहीं कर रही थी कि PDM के जलसों को इतनी पजीराई मिलेगी, और जिस तरह के जलसे हमने अब तक देखे हैं, और खासतौर से जो मुल्तान का जलसा हुआ है जहां हुकूमत ने पहले पूरी कुव्वत सर्फ की कि जलसा ना हो सके, लेकिन जब देखा उन्होंने कि लोग जो है भितरे हुए हैं और हर सूरत जलसा करेंगे, रुकावटें तोड़ी उन्होंने और लीडरशिप भी वहां निकली बाहर, तो लाहौर के लिए अब परेशानी उनकी बढ़ गई है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि उनको ये तवक्को नहीं थी कि इतने लोग हो जाएंगे, और खासतौर से इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि 50 लोग अगर खड़े होकर चौक में कहते हैं कि गो इमरान गो तो मैं घर चला जाऊंगा, अब ये आवाजें जो हैं वो कान फाड़ रही हैं उनको ये आवाजें सुनाई दे रही हैं, और इनमें जोर शोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक बात तो तय हो गई है कि हुकूमत की रिट इन जलसों को रोकने की खातिर खत्म हो गई है। अगर आपको याद हो, पहले मानसेरा में इन्होंने कहा जलसा नहीं करने देंगे, DC ने इजाजत नहीं दी, इसके बावजूद वहां जलसा हुआ, और कैप्टन सफदर के लेवल के ऊपर इतना बड़ा जलसा हुआ जो सबने देखा। फिर इन्होंने कहा था गुजरांवाले का जलसा भी नहीं होने देंगे, आपको याद है वहाँ पकड़ धकड़ भी हुई, वहाँ कैप्टन सफदर के खिलाफ केस भी रजिस्टर हुआ, बहुत सारे और लोगों के खिलाफ भी, इसके बावजूद वो जलसा हुआ। फिर उन्होंने कहा पेशावर का जलसा नहीं करने देंगे, और वहाँ की हुकूमत के हर फर्द ने, हर स्पोक्समैन ने धमकियां दी कि आप अगर आएंगे तो जेल जाएंगे, जेलें हम भर देंगे, जलसा नहीं होने देंगे। इसके बावजूद जलसा हुआ। और अब मुल्तान का तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद से मेरे ख्याल से हुकूमत की रेट के हम जलसा होने देंगे या नहीं होने देंगे, इसके ऊपर तो कोई कान नहीं कर रहा, क्योंकि जलसा तो लाहौर का हो गया रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। और एक बात और सिमन के लाहौर चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ माना जाता है, माना ही नहीं जाता है। आप आज भी देखिए कि 14 में से 12 सीटें उनके पास हैं, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा जलसा होने की एंटिसिपेशन जो है ये बिल्कुल ठीक है कि ये जिस तरह दावा किया जा रहा है, खासतौर से खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा, इससे पहले राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, उससे पहले मरियम नवाज कह चुकी हैं कि लाहौर का जलसा फकीरुल मिसाल होगा। और इसके हवाले से जो मीटिंग हुई अभी हाल ही में यहाँ लाहौर में PDM की परसों, उसमें भी संजीदगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब कथा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने संजीदगी का जिक्र किया, तो मैं वहीं से अपना अगला क्वेश्चन भी पुट करना चाहूंगी ताकि आप उस पर भी बात करें कि अब संजीदगी से इस्तीफों के बारे में भी सोचा जा रहा है कि लाहौर के जलसे के बाद शायद इस्तीफे सामने आना शुरू हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि PDM इस्तीफे देगा, खास तौर पर पीपल्स पार्टी, क्योंकि पूरे एक सूबे की हुकूमत है उनकी, आपको लगता है कि वो रिजाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे या वाकई में इसको प्रैक्टिकली करेंगे? देखिए, सूरत हाल यूं है कि इलेक्शन है मार्च में सेनेट का, और सेनेट के उस इलेक्शन से पहले अगर ये इस्तीफे देने का ऑप्शन जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में
अभी तक किसी एक पार्टी ने इससे इख्तिलाफ नहीं किया है। पहले ख्याल किया जाता था कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, लेकिन उसकी सीरियसनेस भी अब सामने है। अगर ये इस्तीफे दे देते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है सेनेट का वो खत्म हो जाएगा और इलेक्शन नहीं हो पाएगा, और वो जो ख्वाहिश है पीटीआई की कि हम सेनेट में अक्सरियत हासिल करके फिर कानून साजी अपनी मर्जी की कर सकेंगे, वो पूरी होती दिखाई नहीं देती है। मैं समझता हूँ कि लाहौर का जलसा जो है उसमें क्या शिरकत है लोगों की, किस किस्म के जज्बात हैं उनके, वहां से मार्च करके वो इस्लामाबाद की तरफ जाने का फैसला करते हैं या नहीं करते, इस पर सारा दारोमदार है। तो पहले धरने तक सूरत हाल को पहुंचने दें, फिर उसके बाद ये मौका आएगा कि इस्तीफे ये दें। मैं समझता हूँ जिस तरह की सीरियसनेस अभी तक है, जिस तरह का इत्तेहाद अभी तक कायम है पार्टीज के बीच पीडीएम की, ये मुझे लगता है कि ये मामला जो है ये अपनी गंभीरियत की तरफ जा रहा है। सही। बुखारी साहब, आपने जिक्र किया कि इस्तीफे का ऑप्शन सभी पार्टी से रखा हुआ है। ऑब्वियसली ऑप्शन तो हैं, बाकी ऑप्शन जिसमें लॉन्ग मार्च है, मुल्क की एहतजाज का ऑप्शन है, ये 8 दिसंबर को डिसाइड होने वाला है। और ये कहा मौलाना फजल रहमानी कि सब पार्टीज फिर उसको फॉलो करेंगी। इस्तीफों का ऑप्शन भी इसमें से एक ही है। तो ये जो सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे वाकई हुकूमत जनवरी में जो डेट दी जा रही है वो घर जा सकती है, रेफरेंडम साबित हो सकता है, या फिर ये एक कोशिश है? ये दो तरीके हैं इसको जज करने के। आपका सवाल जो है, एक तो ये है कि अपोजिशन जो है वो कुव्वत पकड़ रही है या नहीं, और दूसरा ये कि क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मेरे ख्याल से ये दोनों ही चीजें इसी तरह से हैं। जो वक्त गुजर रहा है, पीडीएम में तवानाई आती जा रही है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है। आपने देखा मुल्तान के हवाले से कितने नारे लगाए गए थे, फिरदौस आशिक अवान साहबा का गला जो है वो खुश्क हो गया था, कहते कहते करने नहीं देंगे, जेलों में जाएंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सब कुछ क्या हुआ, इसे देख के आप ये कह सकते हैं कि अगर हुकूमत इसी तरह से बैकफुट पर जाती रहेगी और पीडीएम इसी तरह से एग्रेसिव होती जाएगी तो नतीजा तो सबके सामने होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि जलसा होगा, लेकिन हुकूमत को अब ये सोचना होगा कि वो अपनी रेट किस तरह से कायम करते हैं, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पर अपोजिशन डट गई कि वो जलसा करेंगे। हुकूमत ये कह रही है कि रुकावटें नहीं लगाएंगे लेकिन इजाज़त नहीं देंगे। होगा क्या, ये 13 दिसंबर। बिल्कुल। और इसके बाद कल अदालत में भी कार्रवाई हुई, उसमें दरखास्तें मुस्तरद की गई कि जलसों को ख़त्म करने के लिए अदालत हुक्म नहीं दे सकती, लेकिन अदालत सिर्फ ये कह सकती है कि SOPs को फॉलो करवाया जाए और इस तरह से ना धज्जियाँ फेंकेरी जाएँ, जो कि हो रहा है। तो फिर हुकूमत भी, मेरा ख्याल है अब समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक प्रेशर है पीडीएम की तरफ से भी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, साथ कोरोना का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो करें क्या ना करें, कुछ कन्फ्यूजन है हुकूमत में। बिल्कुल, ये कन्फ्यूजन कुछ मीडिया में और हम में भी पाई जाती है कि होगा क्या, किस तरह से होगा। लेकिन बहरहाल अगर आप माजी के ऊपर देखें और माजी पर नज़र डालें अबूज़र, जैसे बुखारी साहब ने एक पूरी चेन खड़ी कर दी जलसों की जो इजाज़त नहीं थी और फिर मिल गई, तो लगता है कि जलसा तो होगा, लेकिन जलसा तो होगा, लेकिन साथ कोरोना में इजाफा होगा या नहीं होगा, होती है ये बड़ा मामला है। क्योंकि कोरोना के हवाले से भी सब लोग परेशान हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, और इसी तरह से अगर जलसे होते रहे और सारे मामला इकट्ठे होते रहे तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। तो फिर इसको एक चीज़ है कि अगर जलसा करना है, साथ मास्क, जो 2 लाख मास्क जो ऑर्डर किए थे वो पहना दे तो बड़ा अच्छा होगा। वो 2 लाख मास्क इस्तेमाल नहीं हो गए, नहीं हुए ना, वो नजर नहीं आए आपको। ठीक है, चलिए लाहौर में देखते हैं नजर आते हैं या नहीं आते। एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो कि तालीम याफ्ता होते हुए भी नौकरी उस तरह से उनको नहीं मिल पाती है, या फिर अगर कारोबार वो करना चाहते हैं तो उनको वो रोज़गार मैसर नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पास मास्टर डिग्री होने के बावजूद ऐसे कारोबार को तरजीह दी जिस पे उनको किसी से उधार ना लेना पड़े। वो छोटे से कारोबार से शुरू करते हैं और एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजारते हैं। बिल्कुल, और ये मिसाल में हम इसलिए भी कोट करना चाहेंगे कि मेहनत में कोई आर नहीं होती। यहाँ पर इस टैबू को ख़त्म करना होगा कि अगर आप कोई डिग्री होल्डर हैं तो आप मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, या आप स्किल्ड पर्सन नहीं हो सकते और अपना चाहे छोटे लेवल का कारोबार हो या बड़े लेवल का कारोबार हो वो शुरू नहीं कर सकते। ये सोच पाकिस्तान में चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक जहां हम बहुत सी उनकी पॉजिटिव चीज़ों का जिक्र करते हैं, वहाँ ये एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि आप जो भी काम कर रहे हो आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सो अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और मैं समझती हूँ कि मीडिया को इसमें अपना रोल प्ले करने की बहुत ज़रूरत है। एक ऐसी ही इंस्पिरेशन हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद होंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है,
जी हाँ, ये स्क्रीन पर आपको जो नौजवान नज़र आ रहा है, इसने अपनी तालीम मुकम्मल की, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनके पास डिग्री है, लेकिन इन्होंने चूज़ किया कि वो अपनी स्किल्ड के बेस के ऊपर एक बिज़नेस शुरू करेंगे और अपनी दुकान के बाहर जो उन्होंने लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट व्हील मास्टर, ये पढ़कर मुझे बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूँकि मोहम्मद बिलाल आज हमारे गेस्ट हैं तो उनके बारे में आपको बताते चलें कि ये जॉब करते थे एक लेक्चरर के तौर पर 2014 से 2018 तक। फिर उसके बाद उनका एक हादसा हुआ जिसमें उनकी टांग को नुकसान हुआ और फिर उसके बाद उसको रॉड डलवानी पड़ी अपनी टांग में। फिर जॉब करना मुश्किल हो गया तो फिर कारोबार का सोचा कि क्या कारोबार किया जाए, तो इन्होंने इसमें अब महारत हासिल की है जो कि व्हील बनाते हैं, ये व्हील मास्टर हैं। तो मोहम्मद बिलाल साहब की मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू बिलाल, आपने वक्त दिया हमें अपने इस मसरूफ़ ज़िंदगी से। बताइएगा कुछ कि अब पहले जब आप पढ़ाई की, फिर जॉब करते थे, फिर इस कारोबार की तरफ कैसे आए? जी जी सर। सर इसमें बहुत से टर्निंग पॉइंट हैं जो सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं मतलब कॉलेज जा रहा था, 2013 में मेरे जो मास्टर था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाया और 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आया। वो भी मैं मतलब यहाँ से शुजाबाद कॉलेज में पढ़ाने जा रहा था, सुबह का टाइम ही था। तो मेरे साथ एक हादसा पेश आया जिसमें मेरी जो दाएं टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई और उसमें जब डॉक्टर्स ने देखा कि इसमें रॉड डलेगा तो उसके बाद मेरे लिए सोचना मुश्किल हो गया था कि अब मेरे साथ क्या होगा। शायद मैं उठ पाऊँगा या नहीं उठ पाऊँगा अपने बिस्तर से, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने तकरीबन 8 से 10 महीने जो है ना बेड से नहीं हिलना, क्योंकि फ्रैक्चर इतना गहरा था कि उसमें अगर आप थोड़ा बहुत चलेंगे तो इसमें जो आपकी टांग है उसमें मतलब कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैं मतलब कि उम्मीद जो थी ना वो उम्मीद का दामन मैंने कायम रखा, मतलब उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा अपने हाथ से। तो जब सारा कुछ हो गया, ऑपरेट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद मेरे लिए ये था कि जैसे वक्त गुजरता गया, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने यही सोचा कि शायद अब मैं दोबारा कॉलेज जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। तो ये सारी सूरत हाल थी सर। अच्छा, फिर आपने ये सोचा कि आप अपना काम करते हैं, आप मतलब कुछ शुरू करते हैं, एक स्किल है आपके पास, आप ये व्हील्स बनाते हैं और आपकी इस शॉप के बाहर पोस्ट ग्रेजुएट व्हील मास्टर भी लिखा हुआ है। तो आप यकीन जानिए कि बड़ी इंस्पिरेशन भी मिलती है और इससे भी माशाल्लाह मुझे लगता है कि आप ज़्यादा कमा लेते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से लोग आते हैं, सवालात भी करते हैं कि आपने वो सबसे पहले मतलब जो मेरा बोर्ड है उसकी तरफ देखते हैं, तो फिर मेरी तरफ देखते हैं और मेरे हुलिये की तरफ देखते हैं कि और फिर मुझसे सवालात करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 99% ऐसे ही लोग हैं जो खुद मतलब एजुकेटेड होते हैं, वो मेरे पास आते हैं और मतलब आगे जो उनकी डिमांड होती है मैं उनके काम की वो मैं मतलब फुलफिल करता हूँ। और सबसे पहले जब मेरे बोर्ड की तरफ देखते हैं तो ये सवालात करते हैं कि ये क्या है सिलसिला, मतलब ये चीज़ आपको सूट नहीं कर रही कि आपने उधर पोस्ट ग्रेजुएट लिखवाया हुआ है और आप काम ये कर रहे हैं। तो फिर मैं उनको मतलब फिर आपको बताना पड़ता है, अपने बारे में बताता हूँ, तो बड़ा इंस्पायर होते हैं इस चीज़ से वो। बिलाल, हम भी बड़े इंस्पायर हुए हैं आपकी इस कोशिश से जो कि आप कर रहे हैं। साथ ये बताएं कि जब आप कुछ जॉब दोबारा से नहीं मिल पाई है क्योंकि आप खड़े होकर लेक्चर नहीं दे पाते थे, तो फिर आपको ऐसा ही कोई काम करना था जिसमें आप बैठ सकें ज़्यादा देर, तो फिर इसका ख्याल कैसे आया कि व्हील ही आपने बनाना है? बिलाल सर इसमें यह है कि जब मैं बेड पे था तो एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस टेक्निकल काम में थोड़ा पहले से ही था, मतलब बाइस वगैरह को ऐसे खुद ही देखना, उसको मेंटेन करना, ये तो पहले ही था। तो थोड़ी बहुत स्किल्स अल्लाह ताला ने दी थी, लेकिन मतलब ये नहीं पता था कि जो ज़िंदगी का टर्न पॉइंट है मुझे इस दोराहे पे ले आएगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्योंकि जब मैं अपने जो कॉलेज लेवल का जो एक होता है सिस्टम उसको देखता हूँ और इस काम को देखता हूँ तो हैरानगी भी होती है और खुशी भी होती है। हैरानगी ये होती है कि लोग बड़े मतलब मुख्तलिफ सवालात भी करते हैं, ठीक है, जैसा कि मुख्तलिफ चैनल्स ने कवरेज दी और उसके लिहाज से उनके जो व्यूज़ आ रहे थे, कह रहे थे फलां आप ऐसा कर लेते, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप ट्यूशन सेंटर बना लेते। वो ये उन्होंने ये बात करने से पहले ये नहीं सोचा कि अगले बंदे को जो हम इसका तनकीद का निशाना बना रहे हैं क्या उसके पास इतने वसाइल हैं, क्या उसके पास इतनी जगह है कि वो अपना ट्यूशन सेंटर का। अरे बिलाल, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप अपना बिजनेस चलाते हो, माशाल्लाह ठीक ठाक कमाते हो
और अपने बिजनेस का तो मज़ा ही कुछ और होता है। किसी और के लिए नौकरी करने का जो एक प्रेशर होता है वो भी नहीं है। कारोबारी बंदे हो, अपने आप एंटरप्रेन्योर भी बन जाओगे, अपने नीचे और लड़के भी रखोगे जो आपके लिए काम करेंगे, तो ये तो आपकी ग्रोथ है, ये तो आपने तरक्की की है। मैं तो इसलिए आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि खुशी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले मतलब स्टार्ट में थोड़ा मायूस भी हुआ था क्योंकि लोगों ने धुतकारा था, क्योंकि सबसे पहले जब मैं कॉलेज में गया तो उन्होंने कहा कि आपने खड़े होकर पढ़ाना है, लेकिन मैं उस टाइम खड़े होकर ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता था, बमुश्किल 15 से 20 मिनट खड़े हो सकता था। लेकिन जब वहाँ से मुझे मायूसी हुई तो ये जो अब उस तरफ आ रहा हूँ, ये बता दूँ कि ये काम मैंने किस तरह सीखा। ये जब मैं बेड पर था तो मैंने सोशल मीडिया से मतलब यूट्यूब से तकरीबन 200 से ज़्यादा इसकी वीडियोस मैंने मतलब डाउनलोड की थी पहले। उसके बाद उन वीडियोस को बार बार देखता रहा क्योंकि इंटरेस्ट था, क्योंकि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी अपनी सिचुएशन थी, मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं खड़ा भी ना हो पाऊँ, शायद ये सूरत हाल थी। तो मैंने देखा कि कौन सा ऐसा काम है, क्योंकि थोड़े बिजनेस जो आइडियाज़ हैं वो पहले से अपने माइंड में मैं रखता था कि ताकि के फ्यूचर में वो काम आ सके। तो इसी तरह के उन आइडियाज से ही मैंने एक आइडिया जो था वो पिक किया और मैंने यूट्यूब से इसी तो बेसिकली आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आप पढ़े लिखे थे, आपको इसका फायदा हुआ कि आपने कोई नया काम सीखने के लिए आपने एक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का सहारा लिया है। इसके बाद अब आपका आगे क्या प्लान है? क्योंकि मैं देख रहा था आप जो लेक्चरार थे जब, तो कब आप इससे कम कमाते थे, क्योंकि अब ज़्यादा कमा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने बरकत भी डाली आपके काम में। आगे क्या प्लान है? इसको बढ़ाना है कि इसको ऐसे ही रखना है? किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? क्या मुश्किल है कि इसमें नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं? सर इंशाल्लाह इसको, जी सर इंशाल्लाह इस काम को भी बढ़ाना है आगे। और मेरा एक नेक्स्ट एक विषय है कि मैं अपना स्मॉल लेवल से ही फूड का सेटअप बनाऊं, फास्ट फूड का। तो उसमें जो मेरी ख्वाहिश है कि जो उसमें शेफ़ हैं वो भी फीमेल्स को बैकअप पे फीमेल शेफ़ ही रखूँ, ताकि जो आपको पराठा, जैसे मिसाल लेते हैं पराठे की, पराठा तो आपको एक आम शॉप से भी मिल जाएगा, लेकिन अब जब देखें कि एक घर के जायके का बना हुआ, मतलब एक फीमेल जो घर पे चीज बनाती है तो उसका जायका और होता है, लेकिन जो आप बाजार से चीज लेते हैं उसका जायका और होता है। और ये पॉइंट्स तो आपको सोचने पड़ेंगे अपने कारोबार को आगे लेकर जाने के लिए, ताकि मार्केट में एग्जिस्ट कर सकें, डिफरेंट हो सकें। लेकिन हिम्मत आपकी बड़ी ज़बरदस्त है जी, और वी रियली अप्रिशिएट इट। और मेरे ख्याल से जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये समझते नहीं हैं कि अपने काम में और अपनी मेहनत में कितनी अजमत है। तो बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। एंड आई होप कि आप हमारी नौजवान नस्ल को ऐसे ही इंस्पायर करते रहें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपका पैशन होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए। फारिग बैठने से, डिप्रेशन में जाने से, फ्रस्ट्रेशन में जाने से ये चीज़ें आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर। और इसके साथ साथ एक बात उन्होंने बड़ी मज़ेदार की कि जब लोग मशवरा देते हैं ना, ये नहीं सोचते कि अगला बंदा इसको फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता। कोई कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं या नहीं है, आपने मशवरा दे दिया, आप साथ पैसे भी दे दें या तो फिर ये मशवरे मुफ्त में आते हैं और प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो पैसों से आती है। और ये बड़ा अच्छा है लेकिन कि इन्होंने अपना काम शुरू किया, छोटे से शुरू किया, ऐसे सब बढ़ रहे हैं और आगे भी इसको लेके जाना चाह रहे हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आजकल मुल्की सियासत पर कराची शहर काफ़ी हावी नज़र आ रहा है, और वो सियासत चाहे मुआशी सूरत हाल के हवाले से हो, चाहे किसी भी मसाइल के हवाले से हो, और कराची के ऊपर हर जमात जो है वो सियासत करने के लिए तैयार रहती है उसके मसाइल के हल के लिए। अब वो साफ़ सुथराई का मसला हो, नकासी ऐप का मसला हो, कराची पैकेज के हवाले से हो, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, या इंक्रोचमेंट्स के हवाले से। बिल्कुल, अभी तमाम मामला कराची के लिए हैं। कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी है जिस पर वज़ीर आज़म ने इजलास भी किए, 1100 अरब रुपये भी कराची के लिए रखे हैं कि उस पर लगेंगे। लेकिन एक मामला जो कि कराची का बहुत दरीना मसला है वो है कचरा। ये कहा जाता है कराची कचरा कुंडी बनता जा रहा है कि हर जगह पर आप जाएं, गली मोहल्लों पर, नालों पर, कहीं पर आप चले जाएं, खाली प्लॉट की नज़र नहीं आएगा, सिर्फ कचरा ही कचरा नज़र आएगा। तो फिर ये आखिर कचरा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये भी बहुत बड़ा एक सवाल बन जाता है। कुछ कहते हैं जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कोई कह रहा है जी सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कोई फेडरल महकमों पर जिम्मेदारी डाल देता है, कुछ लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है। तो ऐसे लगता है कि सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ऑब्वियसली प्रेशर सबके ऊपर है, लेकिन कोई एक महकमा ऐसा नहीं है जो कि अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। कराची में अगर फिगर्स की बात करें तो रोजाना अबूजर 14,000 टन आम घरेलू कचरा
पैदा किया जाता है, जबकि एक आज़ाद अंदाजे के मुताबिक इस कचरे का सिर्फ निस्फ उठाकर मुस्तकिल तौर पर ठिकाने लगाया जाता है और बाकी हमें इर्द गिर्द सड़कों पर, जैसे आपने बताया, फुटपाथों पर, खाली प्लॉटों में नज़र आता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर अगर कचरा इकट्ठा और ठिकाने लगाने का काम सही तरीके से करे तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। और आपको पता है कि ये कोई एक या दो डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी ये जिम्मेदारी है, पूरे 19 खुद मुख्तार इदारे हैं जो इस सफाई में मसरूफ रहते हैं। बिल्कुल, अब ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं वो तो अपनी जानिब, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है आम शहरी की। वो आम शहरी थे आज से चंद साल पहले आलमगीर खान, जिन्होंने एक सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई। इसके अलावा भी उनकी मुहिम चलती रही फिक्स इट के नाम से। हर जगह पर वो जाते थे और जाकर वो उस मामले को उठाते थे, फिर वो मामला बनता था, सूबाई गवर्नमेंट तक जाता था और नेशनल लेवल के वो इशू बन जाते थे। गटर का मसला है तो भी उठा लिया, कोई मामला है, कचरा है, कहीं पर कोई इशू है, पूरी टीम बिल्डअप हो गई उसके ऊपर। फिर ऐसे हमने देखा कि ये तमाम चीज़ें जब आवाज़ बनी तो फिर उस इलाके की आवाम ने उनको आवाज़ बनाकर अपना नुमाइंदा बना दिया और फिर वो MNA भी बन गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो MNA इलेक्ट हो चुके हैं। अब सिचुएशन ये है कि जब हुकूमत में जिम्मेदारी आई है तो फिर ऐसे लगता है कि जब आप ऐसी मसरूफियात में आते हैं तो फिर आप आम लोगों के मसाइल एक दफ़ा थोड़ा सा लगता है कि भूल जाते हैं। बिल्कुल, आलमगीर खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची से, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर खान साहब। जी वालेकुम सलाम। आलमगीर साहब यहीं से शुरू करेंगे। ऐसा लगता है फिक्सेड बहुत पीछे रह गया, कराची पीछे रह गया, आप आगे निकल गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक चीज समझे, फिक्सेड एक आज भी एक ऑर्गेनाइजेशन कायम है, अपने महदूद वसाइल से हम काम करते हैं, इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। बट ये एक्सपेक्ट ना करें, मैं कोई वजीर बल्दियात सिंध नहीं हूँ, मैं कोई KMC का मेयर नहीं हूँ, मैं कोई DMC का चीफ नहीं हूँ। मैं MNA हूँ। MNA का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन करना होता है, लेजिस्लेटर होता है, वो कानून साजी होता है, इदारे नहीं मेरे पास। आज भी हम इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। अभी मैं MNA होने के बावजूद 2 केसेस मुझ पे बनाए गए, सीवरेज के मामले के ऊपर 3 तलवार पे मैं एहतजाज कर रहा था। मैं आज भी अपनी मुहिम पे कायम हूँ। आपकी मुहिम, आपने कहा कि आप आज भी उस पर कायम हैं। आलमगीर खान साहब, आप नेशनल असम्बली के मेंबर हैं और अगर फिक्सिट से ही ये जब फेम मिला, आपको इज्जत मिली, लोगों ने आपको मुंतखब किया, तो फिर मेरा सवाल तो बड़ा पीछे चला जाएगा। फिर तो आपको MPA के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि आप अपने इलाके की नुमाइंदगी कर सकते। फिर आप इन इश्यूज को रेज भी करते, एज मेंबर लेजिस्लेशन की तरफ भी चले जाते, कुछ सिचुएशन इदारों को क्वेश्चनेबल भी ठहराते, फिर तो सारा मामला ही उलट हो गया। नहीं मोहतरमा, अगर मैं MPA का इलेक्शन भी लड़ता तो भी तहरीक इंसाफ सिंध में ऑपोजिशन में है, इदारे नहीं उनके पास। ये एक चीज समझे प्लीज, आप इदारा मुझे दें। आलमगीर खान साहब, बात ठीक है, लेकिन कायमा कमेटियां बनती हैं, आपके पास बहुत से हाथ में ऐसे मामला आ जाते हैं जब आप वो बात उठा सकते हैं। सूबाई असम्बली में आप रोजाना की बुनियाद पर आवाज़ उठा सकते थे, चलें वो आप नहीं उठा पाए, आप MNA बन गए, पार्लियामेंट में चले गए, उसमें तो आवाज़ इस तरह से नहीं उठाई जा रही, सिर्फ ये जो इशू है। लेकिन ये मामला आप बताएं कि अपने इंडिविजुअल लेवल पर आपने क्या किया है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर आवाज़ तो आप उठा सकते हैं ना, वो हमें कोई खास नज़र नहीं आ रही है। अब जी आलमगीर खान साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है, अब बोलिएगा सर। जी अब आ रही है। जी अब आ रही है। जी आप कंटिन्यू कीजिएगा जवाब अपना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं कोई 10 बार नेशनल असेंबली पर इस पे आवाज उठा चुका हूँ, सड़कों पे हमने एहतजाज किए हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है MNA हूँ नहीं हूँ। मैं फिक्सेड की मुहिम, हमारे रजाकार आज भी ग्राउंड पे हैं। वो मसला ये होता है कि वो आंखें मैं नहीं खरीद के ला सकता कि दिखा सकूं कि क्या है। सोशल मीडिया पे हमारी एक्टिविटीज सारी एक मूव की, एक एक्शन की अपडेट्स मौजूद होती है। मकसद ये देखें, एक चीज ये, आपने अपने इंट्रो में एक सवाल रखा कि आया जिम्मेदारी किसकी है। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स चाइनीज कंपनी को आउटसोर्स किए गए हैं, जिसके लिए उनको $16 से $18 ईच टन पे किया जाता, ये चार्ज करते हैं सिंध गवर्नमेंट को। और 2 डिस्ट्रिक्ट्स कराची के वो DMC के पास हैं, सफाई के हवाले से उनकी जिम्मेदारी है कचरा उठाना। अब होता क्या कि चाइनीज कंपनी ने वो सिर्फ कुछ जगह कमर्शियल लेन पे बिन्स रख दिए, वहां से तो वो उठा लेते, लेकिन अभी तक जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था कि डोर टू डोर कलेक्शन करनी, इन्होंने वो शुरू नहीं की। इन्होंने अभी तक
उस पर काम ही नहीं किया। सही। और चाइनीज कंपनी यहाँ पर टोटली फेल हो चुकी। आप जो आपने खुद कहा कि जगह जगह प्लॉट्स पर, प्लेग्राउंड्स पर कचरा कुंडी का मंजर है, वो इसलिए कि इन्होंने कचरा कुंडी प्रॉपर एस्टेब्लिश ही नहीं की। सर, आपको तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। आप जब फिक्सेट में आए थे, आपने कभी किसी चीज को पॉलिटिकल करने की कोशिश नहीं की थी। आपने कराची को बेहतर करने की कोशिश की थी, टीम बिल्टअप की फिक्सेट के नाम से। उम्मीदें आपसे है ना, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिक्स, कौन किस पार्टी का, कौन डिपार्टमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा, आप तो उस वक्त सोचते नहीं थे, अपनी टीम लेकर निकल पड़ते थे, कूड़ा उठाना शुरू कर देते थे। वो टीमें सड़कों पर नजर नहीं आ रही। आप एक काम करें, एक तो चीज ये, मुझे नहीं था पता प्रोग्राम मेरे हवाले से, मैं समझा कि कराची के, सर कराची के हवाले से ही है, लेकिन आपसे उम्मीदें है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। ऐसा करें, उम्मीदों पे मैं आज भी कायम हूँ। मैं मेरा कराची में फिक्सेड का हेडक्वार्टर है, वहाँ डेली बेसिस पे हम काम करते हैं। मेरे साथ प्लीज एक प्रोफाइल करते हैं, आप उसको प्लीज कवरेज दें, दुनिया को दिखाएं कि फिक्सेड आज भी क्या काम कर रही है। सही, बेहतरीन बात है, और हम इस पर भी स्पेशल एक प्रोग्राम करेंगे कि आपने अब तक इसके लिए क्या किया है। लेकिन एक ऐसे हमारी भी सजेशन है आपके लिए कि चूंकि आप गटरों के ऊपर बात करते थे, ढक्कन कहीं से उड़ जाता था तो उस पर भी बात करते थे, वज़ीर आला के नाम भी आपने लिखे उनके ऊपर। अब ये मामला इसी तरह उठाएं, स्पेशली उठाएं, ताकि कराची का ये जो कचरा उठाने का मामला है, ये DMCs, लोकल गवर्नमेंट और फिर इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट, ये ना रहे। ये मामला आप इसको उठाकर इस हद तक लेके जाएं कि ये प्रेशराइज होकर सबको करना पड़े। हाल ही में हमने कचरे का इशू तो अपनी जगह है, हमने स्ट्रे डॉग्स का, जो आवारा कुत्तों की तादाद कराची में बढ़ गई है और डेली 60 से 70 केसेस आते डॉग बाइट्स के। पिछले साल सिंध में 1,86,000 डॉग बाइट्स के केसेस रिपोर्ट हुए। इस पर अभी हमने कैंपेन शुरू कर दी है। हम खुद आवारा कुत्तों को पकड़ रहे हैं और हमने 1 महीने बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची KMC ऑफिस के बाहर 100 कुत्ते वहां बांधने का, खड़े करने का ऐलान किया है। वहां हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, इनकी नाअहली एक्सपोज करेंगे इस डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए। तो और ये बड़ा सीरियस इशू है। जब गरीब के बच्चे को कुत्ता काटता तो सरकारी अस्पताल में वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? वैक्सीन के लिए क्या करने जा रहे हैं आप? क्या उसके लिए भी कैंपेन होगी? सॉरी, वैक्सीन के लिए भी कोई कैंपेन चला रहे हैं कि वैक्सीन भी मुयस्सर हो लोगों को? यकीनन देखें, यहाँ होता क्या रहा है कि आपको कोई आवारा कुत्तों की निशानदेही करते DMC को या KMC को, उनके पास एक बड़ा इजी वे आउट है, वो फौरी जहर देके इनको मार देते हैं। वो भाई जानदार चीज है, आप गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, कैसे मार सकते हैं आप? और इसके दुनिया भर में स्टेरिलाइज किया जाता, इनको न्यूट्र किया जाता कि इनकी आबादी कम हो, इनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, पिछले साल चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया था, एडमिनिस्ट्रेटर KMC के हमरा वजीर उसमें सेहत भी थे, वजीर बल्दियात भी थे, कि 1 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे और प्रॉपर ये प्रोग्राम बनाया जाएगा, बट कुछ नहीं किया गया। तो जरूरी है कि इन बेजुबान जानदार ठीक है सर, ऐसे तो के लिए बिल्कुल जरूरी है कि आवाज उठाई जाए, काम भी किया जाए। कमिंग बैक ऑन आवर टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, कराची की सूरत हाल, जिसमें कचरा और गंदगी जो है उसको कंट्रोल करने में डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो उस तरह से फाल नहीं हो सकी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कराची की साफ सुथराई भी है, क्योंकि आपको पता है फिर जब बरसात आती है और पानी आता है तो उसमें मेजर पॉइंट जो है वो कचरे के हवाले से ही रेस किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तो तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली काम करना है, जो कमेटीज़ बनी है उस पर मेजर तो फेडरल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, उसमें आपका क्या रोल रहेगा और उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ हमें कब तक नजर आएंगी, कुछ बता सकेंगे? उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। जी आलमगीर खान साहब, अब तक हमारी आवाज़ आ रही है? हमारे वीडियो लिंक का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से सिग्नल्स का इशू जा रहा है। जी आप खान साहब, उनके पास है। उसकी वजह यह है कि इदारे उनके जो वफाक के जिम्रे में जो चीजें आई, मैं उसका आपको जिक्र कर दूं। ACR वफाक के जिम्रे में आया, कराची सर्कुलर रेलवे। इसके अलावा K4 का मंसूबा जो कराची से जुड़ा है, और तीसरा नालों सफाई। ये 3 इश्यूज को एग्जीक्यूट करना ये वफाक का जिम्रा था। बाकी जितने भी
आपने उसमें जो स्कीम्स देखी, जो प्लान्स देखे, वो सब सिंध हुकूमत ने करने हैं। लेकिन बजट तो विफाक ने देना है ना? समझ लें जी, सॉरी, बजट तो विफाक का है ना, उसमें ज्यादा मेजर रोल। 100%। और उसी के लिए अभी हाल ही में एक और मीटिंग की गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और कुछ कंसर्न्स वफाक और सूबे के दरमियान थे, उसको दूर करने के लिए किया गया। बट मैं फिर से क्या हूँ, एग्जीक्यूशन बॉडी वो सिंध हुकूमत है, उन्होंने एग्जीक्यूट करना, फेडरल का जो शेयर है फंड्स में वो मौजूद है। ठीक है। आलमगीर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और जहां आप फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहीं पर आप फिक्सेट के हवाले से भी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नज़र आ रही है और काम कर रही है। हमने पहले ये देखा कि ये लॉ बनाया गया कि अगर आप कूड़ा बाहर फेंकेंगे तो अब आपको जुर्माना होगा, जेल भी हो सकती है, बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। अब एक और ज़बरदस्त चीज़ जो सिंध ने इंट्रोड्यूस करा दी है, कराची में इससे मुतालिक मसाइल के हल के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी गई है। ये मोबाइल एप्लीकेशन का मकसद ये है कि लोग जहाँ पर कचरा होगा उसको उसके मुताबिक वो आगाह कर सकेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कराची में कचरे से मुतालिक मसाइल के हल के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला किया गया है, उसके मुताबिक ऐप पर शिकायत के इंदराज के 8 घंटे में मसला हल कर दिया जाएगा। पहले मरले में शिरकी और जनूबी इजला में ये शुरू की जा रही है। बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहरी इस ऐप के जरिए अपनी शिकायत का इंदराज कर सकेंगे और ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड या एप्पल दोनों फोन्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि ये iOS और उसके साथ साथ प्ले स्टोर एप्लीकेशन गूगल प्ले पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर शहरी अपनी शिकायत का इंदराज जब करेंगे तो उसमें फिर आपको ट्रैक भी कर सकेंगे आप, क्योंकि बाकायदा आपको नाम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, देन दैट डिपार्टमेंट विल कॉन्टैक्ट यू और फिर उस पूरी एप्लीकेशन को विदिन 48 आवर्स जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। फिर शिकायत कुनिंदा अपनी शिकायत का इंदराज जब करेगा तो अपनी तस्वीर भी साथ, मतलब अपनी तस्वीर नहीं, उस जगह की तस्वीर, अपनी तस्वीर, कूड़ा थोड़ी कोई कूड़े की तस्वीर दिखानी है कि यहाँ पर मेरे घर के बाहर ना, मैंने आपसे पूछा नहीं है सवाल कि अपनी तस्वीर क्यों, अपनी तस्वीर कूड़े की। ये पंजाब में भी एप्लीकेशन है सिमर, जो लाहौर में भी यूज करते डालनी पड़ेगी कि जहाँ पर आप गली में, मोहल्ले में, कहीं पर अपने घर के बाहर, जहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है कि अगर वो कूड़ा उठा नहीं पा रहे हैं तो फिर उनको आप तस्वीर दिखाएं कि ये है कूड़ा और ये मेरा नाम है और ये मेरा एड्रेस है, तो मैंने इसको विटनेस किया, तो आप इसको फॉलो करें। तो फिर 8 घंटे गवर्नमेंट कहेगी ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस और ये कूड़ा नहीं, कूड़ा नहीं, इट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक। एनीवेज जी, अच्छी चीज़ है, इनोवेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, और 8 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स पहले और फिर एक टाइम फ्रेम सेट किया गया है कि ये एप्लीकेशन आपको हल करने में मदद फराहम। और फिर वो कह सकते हैं ना कि कूड़े वाले इसको ले जाओ, तो बेसिकली 8 घंटे के अंदर कूड़े वाला लेके जाएगा, अगर ना लेके गया तो फिर जवाबदेह वही होंगे। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। खुसूसी तौर पर हमने देखा कि ख़वातीन के लिए बहुत से मसाइल हैं, उसमें आपके पास पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, कारोबार नहीं कर पाती हैं और उसकी बड़ी वजह स्टीरियोटाइप्स हैं, वो मामला है कल्चर का, घर वालों का या फिर सोसाइटी का। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी ख़वातीन हमारे माशरे में हैं जो कि इसको ब्रेक करती हैं और फिर आगे इतना निकलती हैं कि वो एक इंस्पिरेशन बन जाती हैं। लेकिन कुछ करके दिखाने का अज़्म हो तो ये स्टीरियोटाइप्स और सोसाइटीज़ तो बहुत पीछे रह जाती हैं। आप जिस्मानी तौर पर अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली कोई कमी भी रह गई है तो वो आपकी जो डिटर्मिनेशन है उस पर ओवरकम कर लेती है। हमारे साथ स्टूडियो में आज ऐसे ही एक गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी जिन्होंने बचपन से ही बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं। हर कोई मेरी और आपकी तरह आम नहीं होता कि हर चीज़ उनको आराम से वो कर लेते हैं एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे लोग स्पेशल होते हैं, और स्पेशल से मेरी मुराद बहुत ख़ास होते हैं जो ज़िंदगी में ना सिर्फ कुछ करते हैं बल्कि हम जैसे आम से लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन भी बनते हैं। ऐसी ही एक मेडिकल की स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें बचपन से एक ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनके हाथों की ग्रिप जो है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाती थी, वो बड़ा मुश्किल होता था उनके लिए किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ के साथ पकड़ लेना या फोकस कर लेना।
या प्रॉपरली वॉक कर सकना, लेकिन कभी भी उन्होंने, वो इतनी बड़ी और मज़ेदार पर्सनालिटी है कि कभी भी उन्होंने इसको कमज़ोरी नहीं बनने दिया, इनफैक्ट दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी। हमें ज्वाइन किया है कोयटा बलूचिस्तान, जहाँ से वो मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, दुर्फिशा बुख्ती, उन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्फिशा। अस्सलाम वालेकुम। दुर्फिशा, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप MBBS की स्टूडेंट हैं और बड़ा ज़बरदस्त पढ़ रही हैं और आगे भी आप खिदमत सरअंजाम देंगी। ये बताइएगा अपने बारे में, स्टोरी कैसे आपने इस तरफ आई, क्या प्रॉब्लम्स थी, अपने बारे में कुछ बताइएगा। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिरा बुख्ती, जो काफ़ी एक रिमोट एरिया है, और वहाँ पे एजुकेशन फॉर फीमेल, वैसे तो एजुकेशन मेल के लिए भी नहीं है और फीमेल के लिए एजुकेशन इट्स लाइक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को ही कहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए हम कोयटा सेटल हुए। उसके बाद मुझे एक रेयर डिजीज़ हुई है, चार्कोमेरिक टूथ, CMT, एंड ये बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी से होता है। उसकी वजह से जो है ना आपके हाथों में और पैरों में, दोनों में मसला होता है, एंड प्रॉपर वॉक भी नहीं कर सकती मैं, और प्रॉपर मतलब मेरी हैंड्स ग्रिप वगैरह भी सही नहीं है। बट उसके बाद भी मतलब मैंने बचपन से ही खुद को इतना मतलब किया है, कॉन्फिडेंट रही हूँ और इतना खुद को मोटिवेट किया है दैट आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। आई डिड माई O levels, उसके बाद मैंने FSC की है, और रियल जो मेरा मसला स्टार्ट हुआ था वो मेरा MD कैट में, बिकॉज इट्स अ रेस, आपको वो क्लियर करना पड़ता है हर हाल में, टाइम में करना और पड़ता है। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा जब हुआ था, सो आई फेल्ड इन इट, और कहते हैं ना गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। सो एक दफ़ा मैं फेल हुई, एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने किया, सो सेकेंड अटैम्प्ट में आई ट्राइड फॉर अनदर मेडिकल इंस्टीट्यूट। पाकिस्तान का काफ़ी एक वेल नोन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एंड दे एक्चुअली रिजेक्टेड मी। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया मेरे हेल्थ बेसिस पे। तो इट वाज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग। आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आए, आप इतनी मेहनत करो, आप पढ़ो लिखो और आगे आप जाओ, अगर इंटरव्यू पे अपीयर हो और वो आपको आगे बोल दें नहीं भाई आपकी तो हेल्थ कंडीशन ऐसी है, मेडिकल स्टूडेंट तो हम ऐसे हो ही नहीं सकता हमारे लिए। इट वॉज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग। एंड उसके बाद फिर मैंने दूसरे टेस्ट दिए और मेरा हुआ है 2 दफ़ा BDS में जी, ठीक है। और BDS इज़ लाइक आपको दांतों से ही करना पड़ता है पूरा, दांत वगैरह, तो वो मेरे लिए इट वॉज अनकम्फर्टेबल। आई लेफ्ट दैट सीट। 2 दफ़ा BDS में हुआ है। एंड जब मैंने वापस अटैम्प्ट किया है मेडिकल इंस्टीट्यूट बोलान मेडिकल कॉलेज में जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज सिलेक्टेड। एंड जितनी मेहनत यहाँ पे आने के लिए मुझे लगी है उससे ज़्यादा आई गेस मुझे अभी यहाँ पे रहने के लिए मतलब जिस हद तक स्ट्रगल करना पड़ रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पढ़ाई है वगैरह उस सबको कूप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल दुर्फिशा, पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि आपने जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट का जिक्र किया कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अब माशाल्लाह आप इतनी कॉन्फिडेंट हो, सू कर दो उनको। किन बेसिस पर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया? इतनी ब्राइट स्टूडेंट, इतनी हिम्मत वाली लड़की जो पूरी क्लास के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, दे हैव नो राइट टू रिजेक्ट यू और नोबडी हैज एनी राइट टू रिजेक्ट यू। आप माशाल्लाह कंप्लीट हैं और ये आपकी हिम्मत ही बड़ी ज्यादा है। रिजेक्ट उन्होंने मुझे इसी बेस पे किया कि भाई मेडिकल काम है, आप जो है ना आपको, अच्छा मेडिकल इज़ बेसिकली प्रैक्टिकल। अगर आप खुद भी देखें ना आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं एंड ऑल दैट, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ कि वो हार मान के बैठ जाए। अगर मैंने एक एम बना लिया है, आई वांट टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट मुझे इमोशंस में इतना फील हुआ कि आप ऐसे लोगों को इनकरेज करते हो। रिजेक्शन आपको बहुत कहीं पीछे भी लेके जा सकती है। दुर्फिशा जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी अबूजर ने कहा कि आपने कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, ये हिम्मत कहाँ से आई? जी जी हिम्मत मेरे पेरेंट्स से आई है मुझे। ममा तो हर किसी की, मतलब अगर आप जिस भी बेटी या बेटे से पूछें, ममा तो हमेशा साथ होते हैं। बट आई वुड लाइक टू से मेरी जो हिम्मत है वो मेरे बाबा हैं। उन्होंने जिस तरह मुझे बचपन से सपोर्ट किया है, मुझे जिस तरह मतलब कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वाले ने, कि कोई भी मसला है मुझे। हम 6 बहन भाई हैं और 6 बहन भाई से 4 को हमें ये डिजीज़ है।
अच्छा। तो चारों में से हमें जिस तरह मेरे पेरेंट्स हमें डील करते हैं, जिस तरह हमें मोटिवेट करते हैं, दे आर लाइक यू आर गोइंग टू डू इट, कभी कमतर फील होने नहीं दिया हमें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह बड़ी बात है जुल्फिशान कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और आपके अंदर भी ये एबिलिटी है कि आप इसको आगे लड़के आगे अपने तमाम जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करती हैं। आप बताइएगा कि प्रॉब्लम्स होते हैं पाकिस्तान में, बहुत से ऐसे लोगों के, दुनिया में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, किसी किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप क्या मैसेज देंगी जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी उनके आगे आती है? मेरा मेन पर्पस आज है भी यही, मतलब मैंने देखा है लोगों को वो डिस्करेज करते हैं पैसे। पहले तो हमारा जो है ना सोसाइटी इस तरह का, इवन मैंने बहुत बातें सुनी है स्टार्ट बचपन से ही अभी तक, एंड अभी तक वो बोल रहे होते हैं यार आपने मेडिकल चूज़ किया, आप तो कुछ आगे कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर मैं यहाँ तक